नमस्कार। तो आज मंगलवार का दिन है और मार्केट ने कल जो 7-8 पॉइंट को चूका है, हालांकि आज उसकी कोशिश कर सकता था, लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है और साथ ही साथ एफआईज के आंकड़े भी उतने अच्छे नहीं हैं। खैर, इन सब की हम चर्चा करेंगे, अगले 2-2.5 घंटे हम आपके साथ रहने वाले हैं। लेकिन एक और अहम चीज, एक शानदार तस्वीर आपको और दिखा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री वापस से यूएस जा रहे हैं और जब वो यूएस गए हैं तो भारत का हित का ही सौदा हुआ है और इस बार भी उम्मीद ऐसे ही कुछ लग रही है कि भारत के जो प्रधानमंत्री यूएस में पहुंचेंगे तो वहां पे नमो नमो के नारे जरूर जबरदस्त लगेंगे। और साथ ही साथ इस चीज के लिए भी ध्यान रखा जाएगा कि ये डील अपने आप में डिफेंस डील के तौर पर बहुत अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया तो बिजनेस लीडर्स से वहां पे मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे इंडियन कम्युनिटी के साथ और पूरा उनका एक शेड्यूल तय किया गया है। एक और अच्छी बात है क्योंकि कल योग दिवस है 21 जून को, ठीक उससे पहले देश के प्रधानमंत्री यूएन भी पहुंच रहे हैं और वहां पे जो मैसेज जाएगा योग दिवस को लेकर वो अपने आप में अद्भुत होगा। और ये बात आपको पता ही है कि भारत का योग अब सब जगह छा चुका है और इस तरह से भारत की इकोनॉमी की भी थाप आप हर जगह देखते हैं। 7% बढ़ने वाली इकोनॉमी, रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी, इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो आपके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। खबर मार्केट के अंदर यह है कि बड़ी डिफेंस डील्स हो सकती हैं, खासकर प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील होगी जो करीब 22,000 करोड़ रुपए का सौदा है। और इस बार जो डील का साइज है वो न केवल बड़ा है बल्कि इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी। तो मंगलवार वास्तव में शुभ मंगलवार होता हुआ दिख रहा है और ये पूरा शेड्यूल, पूरे प्रदेश के प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल हमने आपके सामने रखा। अगले 3 से 4 दिन आप इसी चीज के इर्द गिर्द भी मार्केट अपना रिएक्शन देगा। हालांकि मार्केट ने डिफेंस को लेकर काफी अच्छे से डिफेंस वाले काउंटर्स को चलाया हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस अभी भी कम नहीं हो सकती है। और आपको पता ही है कि करिश्मा प्रधानमंत्री मोदी का जहां वो पहुंचते हैं पूरा तांता लग जाता है। इंडियन डायस्पोरा वहां पे पहुंचेगा, आप देखेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका फिर से स्वागत होता हुआ दिखेगा। और इस बार तो योग वाला दिन भी है, तो योग प्लस युद्ध दोनों का कॉम्बिनेशन इस बार देश के प्रधानमंत्री आपको जीतते हुए फिर से दिखेंगे। प्रियंका, डिप्टी इनफैक्ट 21 तोपों की सलामी दी जाएगी इनको 22 जून को और बहुत ही प्रेस्टिजियस भव्य डिनर भी और लंच भी व्हाइट हाउस में कल और उसके बाद फिर कमला हैरिस खुद लंच का भी आयोजन करेंगी। तो बहुत बड़ा ये पूरा इवेंट है जिस पर दुनिया भर की नजरें होंगी और इंडिया के लिए तो खासकर प्रेस्टिजियस 3 दिन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हुई बड़ी खबर से शुरुआत, लेकिन ग्लोबल मार्केट से संकेत। कल यूएस मार्केट्स बंद थी, वहाँ हॉलीडे था और इस वजह से यूएस से तो कोई संकेत नहीं आया। लेकिन आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें, थोड़ी सी जिटरीनेस और नर्वसनेस इस बात से है क्योंकि आपको याद होगा ओवर द वीकेंड एक फेड के रिप्रेजेंटेटिव ने बात की थी कि महंगाई दर अब भी काबू में नहीं आ सकती, ऊपर की तरफ रह सकते। तो वो नर्वसनेस जो बाजारों में, जिसके कारण बाजार थोड़े गिरे भी थे और बाजार को लग रहा है कि अभी भी हमने पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया है और शायद अभी भी महंगाई जो है वो ऊपर की तरफ रह सकती है, ब्याज दरें भी ऊपर की तरफ सकती है। थोड़ी सी नर्वसनेस आपको यूरोपियन मार्केट्स में दिखी। आपने यूरोपियन मार्केट्स गिरी हुई नहीं देखी, बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी और 2 साल की यानी यील्ड 2 साल की जो बॉन्ड है वो तो 15 साल के ऊपरी स्तर पर है। डॉलर इंडेक्स हालांकि आपको उसी रेंज में दिख रहा है 102 के आसपास और क्योंकि इन सबके साथ एक जो रिसेशन का फियर जो बना हुआ है, क्या उसको लेकर कई तरह की बातें हैं। तो ग्लोबली क्या डिमांड वीकनिंग होगी और क्रूड की चाल लगातार हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, वहाँ से भी कोई बड़े डेवलपमेंट नहीं थे। लगभग $76 के पास आपको क्रूड दिख रहा है। चाइना से ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज निकल कर आ रहे हैं। चाइना ने अपने जो लोन प्राइम रेट है 1 साल के लिए उससे घटाया है, 5 साल के जो लोन प्राइम रेट है उससे भी दोनों को घटाया है। तो ये जो ब्याज दरों में चाइना ने कटौती की है और इसी के चलते 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि सारे मेटल स्पेस में बाउंस था और स्टिमुलस तक की बात की जा रही है। तो एक स्पेस दोबारा जिसे वॉच आउट करना होगा वो मेटल का स्पेस रहेगा और क्रूड के चलते तो ऑफकोर्स क्रूड डेरिवेटिव्स को फायदा हो ही रहा है। तो ये तो रहे ग्लोबल मार्केट्स की बात। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में कल हम ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास ही थे, लग रहा था कि शायद हम छू लेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट से ही दूर रह गए। बट बैंक्स ने बड़ा दबाव बनाया है, स्पेशली प्राइवेट स्पेस बैंक्स ने कल। और इनफैक्ट अब तो ये कह सकते हैं कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स दबाव में है, लेकिन एनबीएफसीज की चाल जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। सही कहा आपने, यहाँ पर करीब 7-8 अंकों से हम चूक गए, वरना नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जरूर देख लेते हैं। एंटिसिपेशन तो थी ही, लेकिन चलिए आज ट्राई होती हुई दिखेगी और ऑफकोर्स एक औपचारिकता ही है जैसे कि हम कहते हैं। लेकिन हाँ, ये तो है कि कुछ अंकों से हम सरपास नहीं कर पाए जो इंट्राडे
ऑल टाइम हाई के लेवल्स थे। पॉजिटिव सेंटिमेंट जो था वो कल तो शॉर्ट लिव्ड ही था। शुक्रवार के सेशन के मुकाबले अगर कल के सेशन को देखें, सिर्फ आधे घंटे के लिए हमने सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव देखा। उसके बाद जो फ्रिजल आउट हुए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, वहां से बिकवाली थी और बिकवाली क्लोजिंग तक जारी रही। लेकिन प्राइवेट बैंक जो थे, सबसे बड़े लगार्ड से हमने देखा सेल ऑफ कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, टॉप निफ्टी लगार्ड्स में हमने बैंक्स में सेल ऑफ देखा। और उसके विपरीत एनबीएफसीज की चाल को अगर आप देखेंगे, लगातार हम देख रहे थे एनबीएफसीज पर। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की कल पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी। उसके ठीक बाद बजाज ट्विंस, एल&टी फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन भी देखने को मिला। तो गेनर्स कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के लिहाज से एनबीएफसीज थे। एनबीएफसीज के ठीक पीछे हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा, ये एक पैक था। हॉस्पिटैलिटी स्पेस जो कि डिफेंसिव के तौर पर और सेक्टर स्पेसिफिक अपनी सीधी चाल भी चल रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं ही, वहां पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जहां बैक सीट लेते हैं, उन स्तरों पर भी हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्शन। कल भी देखिए हरे निशान के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, जो बाजार में कमजोरी का माहौल था, तब भी मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्शन हमने देखा। इनफैक्ट पिछले 21 सेशंस को अगर देखेंगे, उन पिछले 21 सेशंस में से महज 2 ऐसे सेशंस रहे जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने कमजोरी देखी है। अदरवाइज मिड कैप स्मॉल कैप अपनी ही पॉजिटिव चाल चलते हैं। और अगर इंडेक्स स्पेसिफिक मूव्स ना हो, स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे बेल्स, कई सारे पॉकेट्स हैं, कई सारे स्पेसेस, सेगमेंट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन हम देखते हैं। मिड कैप बैंक्स, मिड कैप आईटी, ऑटो एंसिलरी, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं। सीमेंट के कुछ चुनिंदा शेयर्स जो कि काफी अच्छा एक्शन इसी थीम के लिहाज से करते हुए दिखते हैं। और स्मॉल कैप की भी अगर बात करें, वहां पर भी डिक्लाइंस जो हैं वो कम ही नजर आते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड स्टॉक्स कल रहे जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। तो क्लियरली अगर आप देखेंगे, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, एनबीएफसीज और मिड कैप स्मॉल कैप वाले पॉकेट्स थे जहां से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। स्ट्रॉन्ग अपमूव टीटागढ़, वेगन जैसे स्टॉक में भी हमने देखा, क्योंकि वहां पर न्यूज फ्लो था। जेएसपीएल जैसे स्टॉक में भी कल अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां जहां पॉजिटिव आ रही है, उसका भी एक एक्शन है। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप की अपनी चाल है, लेकिन एफआईएस और डीआईएस की पोजीशनिंग कैसी है, ये भी समझना जरूरी है। डिम्पी, इनफैक्ट कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं। बताइए इस वक्त ट्रेंड क्या बन रहा है? देखिए, ट्रेंड तो बुलिश का, और ट्रेंड टिपिकली जल्दी जल्दी चेंज होता नहीं है, सेंटिमेंट चेंज होती है, जिससे हम कहते हैं ना मूड चेंज होता है आपका। लेकिन अगर आप सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप काफ़ी समय तक सीधी ही डायरेक्शन में चलते हैं, वो रेयर चेंज होता है, जल्दी जल्दी चेंज नहीं होगा। तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक हुआ है। एक रेंज का ब्रेकआउट करने जा रहे थे, आप रेंज बाउंड हो गए, ब्रेकआउट की जगह सिर्फ रेंज बाउंड हो गए वापस से। अब आते हैं एक एक आंकड़ों पे क्या हुआ, मैं आपके सामने पॉइंट्स रखता हूं। निफ्टी की अगर कल क्लोजिंग देखेंगे तो 755 पे है। 2 चीज़ें खराब हुई हैं और 2 चीज़ अच्छी हुई हैं। जो अच्छी वाली पहले मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट है कि 750 के भी नीचे जाके क्लोज नहीं किया, भले मार्केट ने ऊपर इस तरह से प्रॉफिट क्यों ना बुक किया हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट ने अभी रेंज का ना ब्रेक डाउन किया है, ना ही रेंज के अंदर कहीं कोई बड़े शेयर्स का कोई हमने क्रैक आते हुए देखा है। तो ये दो दूसरे पॉइंट थे। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि अनवाइंडिंग का प्रेशर आ गया। अमूमन इससे पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी पे अनवाइंडिंग देखते थे, लेकिन कल निफ्टी पे भी हुआ है। और दूसरा, मैं अभी आपको एफआईएस के जब नंबर बताऊंगा, वो भी आपको एक बड़ा क्रैक के तौर पर दिखेगा, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल आप समझिए, इसके अंदर 90 पॉइंट का प्रीमियम बना हुआ है, अभी भी गिरावट 70 पॉइंट की हुई है, रेंज अभी भी बनी हुई है, और आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर ये लेवल्स आ चुके हैं, जहां पे सपोर्ट अभी भी 700-600 का बरकरार है, जो उसने रिसेंटली बनाया है, और रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का, और उसके फिर 950 का बनेगा। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर कल 1.5% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, वहां पे भी अनवाइंडिंग का प्रेशर हुआ है। एक्चुअली में कल क्या हुआ था, कल 2 बड़े कारण थे बाजार के गिरने के। पहला, एक तो बैंक निफ्टी का 44,000 का लेवल नहीं था, और उसने 5 ही मिनट के अंदर 43,800 को ब्रेक कर दिया। उसके प्रेशर की वजह से निफ्टी को भी नीचे आना पड़ा। और दूसरा, ऑल टाइम हाई के आसपास एल्गो के काफी सौदे लगे हुए होते हैं। जब आप सौदे को पंच करके रखते हैं, उनका सेलिंग का प्रेशर इतना था कि वो रेंज को ही पार नहीं कर पाया, और उससे उसको नीचे आना पड़ा। नहीं तो 18,000 वाले इंडेक्स को 7 पॉइंट पार करने में कौन सा कोई आफत थी। तो इसलिए वो कल जो एल्गो का सौदे लगे हैं काफी हद तक बड़ी क्वांटिटी में उस रेंज के अंदर, उसने एक प्रेशर बना दिया और मार्केट को थोड़ा ड्रैग कर दिया। अनवाइंडिंग का प्रेशर बैंक निफ्टी पे है। एक चीज बैंक निफ्टी के साथ अच्छी हुई है कि उसका प्रीमियम वापस से 170 पॉइंट का हो गया। भले ही बैंक निफ्टी नीचे आया हो, लेकिन बैंक निफ्टी की इच्छा शक्ति नीचे नहीं आई है, वो अभी भी जस की तस है।
और उसने 43,800 के ऊपर क्लोज भी किया है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने। आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। इसका रेजिस्टेंस अब 800 और 44,000 है और सपोर्ट है 500 और 300। आ जाते हैं नीचे पुट कॉल रेशो पे। पुट कॉल रेशो दोनों एक से नीचे फिसली हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा ड्रैग आ गया है, ये ओवरसोल्ड नहीं है, ओवरबॉट नहीं है, फेयर वैल्यूड है। और हमने कहा कि इसे रेंज बाउंड हो गया है रेंज ब्रेकआउट से। फिर से आते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे। कल 3.5% विक्स ने बढ़ाकर अपने आप को फिर से 11 की रेंज में लेके आ चुका है, जहां पे वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में चला जाता है। ना आपको परेशान करेगा, ना ही आपको किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट देगा, बिल्कुल शांत रहेगा। हाँ, अब जो आएंगे ना आपकी स्क्रीन पर एफआईज के नंबर, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। पहला प्रॉब्लम ये कि अगर आप ऑप्शंस के डाटा को छोड़ दें तो सभी सेगमेंट्स में आपको बिकवाली दिखेगी। दूसरा पॉइंट, ऑप्शंस के अंदर जो नंबर आया वो 4,000 करोड़ का है और कल एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है ना वो 55 से सीधा 51% हुई है कल, यानी कि एफआईज ने ऑल टाइम हाई के आसपास आके सौदे बेचे हैं और ठीक ठाक अमाउंट में बेचे हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, ठीक ठाक अमाउंट में बेचे गए हैं। आप सभी नंबर्स को देखोगे जहां जहां सेल का है वो अमूमन हजार करोड़ के नंबर हैं। आ जाते हैं नीचे, रिटेल ने कल क्या किया? कल जब एफआईज माल बेच रहा था, रिटेल प्लस कर रहा था। हमेशा इस लेवल पे आके रिटेल एफआईज के अगेंस्ट होके ही काम करता है, ये आपने ट्रेडिशनली देखा भी होगा। ऑप्शंस के अंदर एक प्रॉब्लम हमको दिखी, वो था एग्रेसिव कॉल राइटिंग। बल कल पुट्स वालों को ज्यादा पैसे नहीं बने, लेकिन जिन्होंने कल कॉल राइट की उनके बहुत पैसे बने हैं। तो इसलिए कॉल राइटिंग जब एक बार हो जाती है तो उनकी ग्रिप में आता है, वो जल्दी जल्दी छोड़ते नहीं है। तो इसलिए हो सकता है प्रेशर आपको माउंट होता दिखे, जो आज अपन एसजीएक्स निफ्टी पे भी देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको आज शॉर्ट्स वालों को पैसे दे सकता है। कुल मिला के रिटेल की होल्डिंग 49%, एफआईज की होल्डिंग 51% है मार्केट के अंदर। ठीक है, रिटेल के एफआईज की होल्डिंग तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट्स ऊपर की कॉल्स को बेचकर पैसा जरूर कमाया गया है ऑप्शन राइटर्स की तरफ से कल। तो आज डिम्पी दो स्टॉक्स कौन से हैं जो ध्यान में रखें? शॉर्ट साइड के ट्रेड ज़्यादा देखे आपने आज? फिर नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग हमने दोनों रखा है, क्योंकि मार्केट ने अभी भी ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल अब आप शॉर्ट्स ही पे ही उतर जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लॉन्ग ही रखो। इस समय मार्केट को टिपिकली अगर आपके पास पोजीशन है ना तो हेज जरूर करके रखो। और हम कई दिन से आपको बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास अगर आप खड़े हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ कृपा करके। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट रहा है जाने दो उसको। और अगर आप पोजीशंस लेना चाहते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं, तो मेरी वर्डिंग भी आपको याद होगी मैं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आपके सामने ये बात रख देता हूं। अब आ जाती है लॉन्ग के और शॉर्ट के आज के शेयर कौन से हैं। पहला लॉन्ग का शेयर लेके आता हूं, बाटा इंडिया। ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सा ठीक शेयर है, कंजम्पशन का शेयर है, रूरल डिमांड का शेयर है, अर्बन डिमांड का शेयर है, ब्रांडिंग का शेयर है। तो बहुत सारी चीजें इसके ना फंडामेंटली इसके हक में जा रही हैं, और फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत नीश है, उसमें रियल प्ले है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है कल थोड़ी बहुत, 200 दिन 50 दिन की एवरेजेस के ऊपर आके इसने बंद किया है। और रिसेंटली एलआईसी ने भी 2% इसमें स्टेक खरीदा है। वो स्टेक खरीदने के बाद असर कुछ दिनों के बाद आता है, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं अब आएगा आने वाले दिनों में। और इसके प्रीमियम है तीनों के तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में, यानी कि इस वाले में, नेक्स्ट में और फार मंथ में। तो आप ये अच्छा एक शेयर है, कल आप टेक्निकल वालों से पूछेंगे तो आपको बता सकते हैं इसके बारे में। दूसरा, अगर आप शॉर्ट का कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं ना तो पीवीआर आयनॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है, एक तो ये आदि पुरुष वाली मूवी को समझ में नहीं आया कि इसको आप किस तरह से रेट करें, लेकिन कुल मिला के बहुत शोर शराबा है इस मूवी को लेकर। जो एक्साइटमेंट होता कि किसी शेयर को चला देता पीवीआर वालों को, वो ये कर नहीं पाया, ये तो फिक्स हो गया। तो एक बड़ा मिस तो ये आदि पुरुष से हुआ। दूसरा ये हुआ है कि इसके अंदर कल शॉर्टिंग हुई है, और शॉर्टिंग करीब 2% ओपन इंटरेस्ट के साथ हुई है। एक और पॉइंट 50 दिन और 200 दिनों की एवरेज के नीचे है। सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हो गया है, और ब्रेकडाउन इसके अंदर कैरी हो रहा है, यानी कि जो पहले एक ब्रेकडाउन हुआ वो स्लोपिंग डाउनवर्ड नीचे है। तो पीवीआर आईएनएक्स को आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, बाटा इंडिया को लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। ओके, तो चलिए पीवीआर आइनॉक्स यानी कि मल्टीप्लेक्स से जुड़े स्टॉक्स हैं जिसे शॉर्ट्स करना है, क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं वो पीवीआर और आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स शेयरों के लिए कमजोर नजर आ रहे हैं। और बाटा इंडिया, इनफैक्ट कल फुटवेयर स्टॉक्स को लेकर भी एक पॉजिटिव खबर आई थी, न्यूज फ्लो के बाद स्टॉक में मूवमेंट भी थी, तो वहां पर लॉन्ग। ये दो कैंडिडेट्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन आइए हमारी टेक्निकल पैनल को हमारे साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। हमारे साथ संतोष मीना जुड़ गए हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। कल बाजार ने फर्स्ट हाफ से ही बिकवाली दिखाई, और बिकवाली जो है सेकंड हाफ तक जारी रही। सेंटिमेंट्स उम्मीद तो थी कि अच्छे दिखेंगे, लेकिन कमजोरी करीब 70-80 अंकों की निफ्टी में नजर आई। 17,800 के नीचे हम क्लोज हुए, और बैंक निफ्टी में भी करीब 300 अंकों की बिकवाली का दबाव। आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे आप? So first of all, good morning everyone.
कल निफ्टी अपने हाई से थोड़ा सा रहकर कल प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, और कल की प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखा और मार्केट लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन डेटा इतना इनकरेजिंग नहीं है। एफआईएस का हम डेटा देखे तो कल उन्होंने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्टिंग की है, और ऑप्शन का डेटा देखे तो कॉल में कुछ राइटिंग हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो पुट राइटिंग की उन्होंने थी वो कम की है। तो नॉर्मली अगर अपनी पुट राइटिंग में पोजीशंस कम करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद हम एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेरा सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी निफ्टी में भी। ऊपर मुझे लगता है 18,900 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। नीचे जो 20 डे मूविंग एवरेज है 18,600 फर्स्ट टारगेट रहेगा। प्रोबेबल जो टारगेट आ रहा है 18,460 के आसपास का आ रहा है, पिछली बार भी हम वहीं से पलटे थे। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की अप्रोच रखना चाहिए। आज एसजीएक्स निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है, कोई उछाल मिलता है तो शायद सेलिंग करना चाहिए। और ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी सी वीकनेस के साइंस दिख रहे हैं। ऐसे कोई मेजर वीकनेस नहीं है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग के साइंस ग्लोबल मार्केट में भी दिख रहा है। अब कल यूरोपियन मार्केट्स को देखो, मॉर्निंग में चाइना से रेट कट आने के बावजूद भी हांगकांग मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़े वीकनेस के साइन है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने में। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और आते दिखेगा। तो यहाँ पर आप 44,100 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 43,300 जो 50 डे मूविंग एवरेज है पहला टारगेट रहेगा नीचे, फिर अगला टारगेट 42,700 का रहेगा। तो फॉर टाइमिंग एक प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेल ऑन राइज की अप्रोच रखना चाहिए। राइट, ठीक है। थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग अभी भी फर्दर देख रहे हैं सेल ऑन राइज, और आपने तो 18,600 तक का टारगेट दिया निफ्टी पर। बैंक्स तो बड़े ड्रैगर हैं ही, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है, फिर से शॉर्ट ट्रेडर के लिए मौके हो सकते हैं। ये संतोष का हुआ। एक बार किरण जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे भी समझते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी निफ्टी पर बना रहे हैं, इंडेक्स पर बना रहे हैं। मॉर्निंग किरण, आप क्या करेंगे? क्या आप भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी देखेंगे या आप पुल बैक के साइन देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। सो ओवरऑल एफआईएस का देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कैश मार्केट के अंदर 1030 करोड़ का सेलिंग हमने देखा है, और जिस तरह से डेरिवेटिव के अंदर हम पोजीशन देख रहे हैं वहां पे भी हम शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं। साथ ही साथ कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हो चुके हैं। 64,000 लॉट का वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट साइड डाउन हुआ है। निफ्टी का पीसीआर रेशियो और बैंक निफ्टी दोनों का पीसीआर रेशियो 1 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं साइडवेज पोजीशन हमें लग रही है, लेकिन ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म चार्ट पैटर्न हमें दिख रही है, कहीं ना कहीं वी वुड लाइक टू बाई ऑन पुल बैक्स। ये जो डिप आ रहे हैं वो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी हम कंसिडर कर रहे हैं। नीचे में जिस तरह से 18,700 के पुट राइटर्स 1,90,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो कोई भी डिप आता है 18,700 से 18,650 ये हमारा बाई जोन रहेगा। यहाँ पे हम बाई करके जाएंगे। 18,940 हमारा पोजिशनल टारगेट रहेगा। 18,540 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो इनफैक्ट आज कोई भी गैप अप होता है तो इमीडिएट लेवल पे आप रिएक्ट ना करिए, थोड़ा मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। 18,650 18,700 के बीच में आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप लॉन्ग कीजिए 18,540 के स्टॉप लॉस के साथ। सिमिलर वे बैंक निफ्टी में अगर बात करें हम तो 44,000 का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। 44,000 के ऊपर कॉल राइटर्स भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट वहां पे है। तो ये वीकली एक्सपायरी 44,000 के नीचे रहे ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन वहीं आप देखो तो 43,500 का जो सपोर्ट है वो काफी दिनों से होल्ड है। साथ ही साथ वहां पे पुट राइटर्स जिस तरह से 1,33,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप 43,500 के अराउंड आता है तो वहां पे हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। पोजिशनल टारगेट हमारा 44,200 का है, और एज अ स्टॉप लॉस हम 43,200 मेंटेन करेंगे। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो भी पुल बैक आता है वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। जो भी हमने लेवल्स दिए या स्टॉप लॉस दिए उसको ध्यान में रखते हुए हम लॉन्ग करके जाएंगे। ठीक है, अभी आपको ऐसा मन में आ रहा होगा कि देखिए दो ही एनालिस्ट हैं, एक एनालिस्ट कह रहा है कि लॉन्ग करना है, दूसरा अभी थोड़ी देर पहले एनालिस्ट बोल रहा है कि शॉर्ट करना है। आप लॉन्ग और शॉर्ट पे ना जाएं, आप इस चीज़ पे जाएं कि वो लेवल्स किस लेवल्स पे दे रहे हैं। अगर आप किरण के लॉन्ग और संतोष के शॉर्ट को चेक करेंगे ना तो आपको एक लेवल नज़र आएगा, वो है 18,600 650 वाली रेंज पे। आप देखिए किरण ने जहाँ पे बाय कॉल दी है वहीं पे आके इनका टारगेट है शॉर्ट का। यानी कि अगर आप बेच रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहीं आके रुकना है आपको, और किरण कह रही है कि यहीं से ही प्लस करना है आपको, यानी कि लेवल एक ही है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं है बल्कि तो क्लैरिटी है कि किस जगह से आपको अंदर जाना है और किस जगह से आपको फिलहाल के लिए बाहर आना है। अब हम जरा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। संतोष, पहले अपनी जरा आप ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए। मेरे 2 कॉल्स हैं, एक बाई साइड है और एक सेल साइड है। बाइंग साइड में मेरा एक ब्रॉडर मार्केट से केमिकल स्पेस है, सुमिटोमो केमिकल।
इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, कल अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है और नॉर्मली अभी जापानीज मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, तो एक उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने कल 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। मुझे लगता है कि एक मूव अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज की ओर दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पे 444 का टारगेट रहेगा और 418 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड स्टॉक मेरा हीरो मोटोकॉर्प है। इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में हमने एक बहुत अच्छा रनअप देखा था, लेकिन ये कल फाइनली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है और कल यहाँ पर जो 2800 के पुट राइटर्स थे वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, उल्टा कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो लग रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज जो करीबन 2660 के आसपास आ रहा है वहां तक एक मुंह दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट बनाते हैं तो 2810 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2700 रुपए का टारगेट रहेगा। एक कॉल बिकवाली की और एक कॉल खरीदारी के। केमिकल पर कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट कल मिड कैप केमिकल प्लेज में अच्छा एक्शन हमने देखा भी था और सुमितोमो केमिकल्स पर खरीदारी की राय संतोष की तरफ से। तो चलिए, इंडेक्स पर तो नजरिया जो है वो बिकवाली का है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक केमिकल स्पेस पे खरीदारी। किरण, आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग, बताइए क्या खरीदारी की कॉल्स होगी? इंडेक्स पर आप तो बुलिश हैं। सो हमारे दो कॉल है, दोनों बाई तरफ है। अगर हम पहली बात करें तो ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ पे हमने देखा है कि एचईजी एंड ग्रेफाइट दोनों में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। एचईजी में ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मेंस आ चुका है, हमें लग रहा है कि ग्रेफाइट भी यहाँ पे उसी तरह का परफॉर्मेंस दिखा सकता है। डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं बुलिश राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। साथ ही साथ हमने देखा कि 410 420 का एक कंसोलिडेशन पीक रेजिस्टेंस था, उसको भी मार्केट ने क्रॉस किया है। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रेफाइट इंडिया 415 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 440 का हमारा टारगेट रहेगा और 399 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे ग्रेफाइट इंडिया के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो देवयानी इंटरनेशनल है। देवयानी इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर ये कैंडिडेट काफी दिनों से टिका हुआ है। 190 185 का एक जो उसका सपोर्ट है उसको मेंटेन करके रखा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो देवयानी इंटरनेशनल 194 के आसपास क्लोज आउट है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 205 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 186 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे देवयानी इंटरनेशनल के अंदर। ठीक है, दिव्यानी इंटरनेशनल आप ले रहे हैं और जो स्पेस ऑलरेडी इलेक्ट्रोड से ग्रेफाइट का स्पेस जो चल रहा है वहाँ पर आपने एक और फर्दर ट्रेड लिया है आज भी। दोनों बाय के ट्रेड्स हैं आपके। अब आज के कुछ बड़े स्टॉक्स त्रिमूर्ति शेयर भी समझ लेते हैं, शरद ने कंपाइल किए हैं। शरद, बताएं मॉर्निंग। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है डील स्पेसिफिक फोकस रखेंगे और यहाँ पे हम पहले बात करने वाले टिमकन इंडिया पे, जहाँ पे उनके जो प्रमोटर है टिमकन सिंगापुर, वो लगभग आप कह सकते हैं 8.4% स्टेक बेचेंगे, जिसका वैल्यू आता है 1900 करोड़ रुपीज़। जो प्राइसिंग पे आया है वो डिस्काउंट पे है लगभग 14% का करंट मार्केट प्राइजेस पे, और जो प्रमोटर्स है लगभग 68% स्टेक होल्ड करते हैं मार्च के शेयर होल्डिंग के लिए के। इसके अलावा जो HDFC MC में भी आज ब्लॉक डील होने वाला है, जहाँ पे एबरडीन अपनी पूरी स्टेक जो है बिकवाली करने वाली है। 10.2% स्टेक को डिस्काउंट अप टू 5% रहेगा। इसका जो टोटल वैल्यू साइज़ है वो 4100 करोड़ के ऊपर रहेगा। और हमने पहले ही अपने खबर सेगमेंट में जो है ये बताया भी था और इस पे जो है हमारी मुहर भी लग गई है। इसके अलावा एथर इंडस्ट्रीज़ जो अपने QIP लॉन्च कर रही है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 750 करोड़ का जो अप्रूवल है कैपिटल रेस का वो भी अप्रूव हो चुका है। फ्लो प्राइस 985 रुपीज़ पर शेयर रखा है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है कोफो, जहाँ पे एनालिस्ट मीट हुई थी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में रेवेन्यू डबल होने वाली है और इसके कारण क्या होगा कि जो मार्जिन्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिलेगा। लगभग 150 से 300 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त होगी। हालांकि H2 FY24 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है एक सिग्निफिकेंट रिबाउंड जो है शायद नहीं देखने मिले और मार्जिन जो है उस गाइडेंस रेंज में रहेगी जो लगभग 13 से लेकर 16% तक का है। सुब्रोस की बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी हो सकती है AC ट्रक्स के लिए, गवर्नमेंट का जो है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है। अब इसके कारण सुब्रोस क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा? इसलिए रहेगा कि ये ऑटो एंसिलरी है जो थर्मल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमोटिव सिस्टम्स में भारत में। तो यहाँ पे एक क्लियर बेनिफिशियरी सुब्रोस दिख रहा है, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। ऑलराइट, शरद बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, आपने पिछले हफ्ते आई थिंक शुक्रवार के दिन ये बात कही थी कि अबदीन अपना सारा स्टेक बेच सकता है, HDFC पे एक बड़ा ब्लॉक आ सकता है और आज वो खबर कंफर्म भी हुई है। ठीक है, नज़र रखते हैं हम सारे स्टॉक्स पे, इनफैक्ट डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ, पैनलिस्ट के साथ। HDFC AMC को ही चलिए बात कर लेते हैं। संतोष, क्या लग रहा है आपको, ये एक बड़ा स्टेक रहेगा और डिस्काउंट भी है 5% का, ये कितनी बड़ी सप्लाई आएगी तो कैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा? पिछले हफ्ते भी आप देखें 200 DMA के नीचे ही था, ये क्या थोड़ा प्रेशर आ सकता है?
यस, आई बिलीव इस ब्लॉक डील के चलते एक प्रेशर आ सकता है, लेकिन लोअर लेवल से फिर मुझे लगता है बाइंग देखने को भी मिल सकती है। फर्स्ट सपोर्ट जो आएगा इसका करीबन 1830 के आसपास आएगा, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। और जो मेजर मेजर सपोर्ट है वो इसका 1770 के आसपास है। अगर उस लेवल के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो इस डील के चलते प्रेशर जरूर रह सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिसका थोड़ा सा लंबा व्यू है, इस डिप में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। किरण, आप जरा टिमकेन के बारे में बता दीजिए। खबर हम दिखा देते हैं, 8% जो होल्डिंग बेचने की बात आ रही है। आप जरा चार्ट चेक कर लीजिए। ओके ठीक है संतोष, एक बार आप ही चेक करेंगे। ये 3000 के भाव पे बिकेगा सौदा। शेयर है 3488 का। यस, टिमकेन की बात करें तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। हालांकि एक थोड़ा सा 3550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और इस न्यूज़ के चलते शायद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉक 3300 से 3250 की रेंज में मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा किसी को री एंट्री लेने के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, इसलिए ये गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एज ए ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, इस डिप में इसको थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी देख सकते हैं। खरीदारी अदरवाइज अवॉइड करने की राय। लेकिन सुब्रोस के चार्ट्स भी संतोष आप ही चेक कीजिए। ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कारोबार है कंपनी का, और इंटरेस्टिंग अपडेट इस वक्त आता हुआ दिखा है। ट्रक के लिए एसी जरूरी करने की तैयारी है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जल्द निर्देश भी जारी होते हुए दिख सकते हैं। डेवलपमेंट पिछले 3 हफ्तों पहले जब कंपनी के रिजल्ट्स आए तब भी देखने को मिला था। इनकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट के फ्रंट पर भी अगर आप देखें, आय में करीब 10% का इजाफा हमने देखा था। मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त थी, और साथ ही कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी सुब्रोस पर तब आई थी। अब यहाँ पर एक और न्यूज एडवांसमेंट हुआ है। 2-2.5% की तेजी कल सुब्रोस में हम देख रहे थे। यहाँ से चार्ट्स कैसा रिएक्ट करेंगे? सुब्रोस की बात करें, स्टॉक काफी अच्छा है, और ये जो न्यूज़ है काफी बीच बीच में हमको सुनने को मिलती है। फाइनली अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो शायद इसमें एक ब्रेकआउट आते दिखेगा स्टॉक, क्योंकि ये 380 से 390 के बीच में आके थोड़ा सा अटकता दिखता है। लेकिन अगर इसने 390 का लेवल क्रॉस किया तो फिर एक रैली 440 रुपए तक हम देख सकते हैं। तो व्यू ओवरऑल लॉन्ग टर्म का बुलिश है, लेकिन अभी 380 390 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वहां पे शायद थोड़ा अटक सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर फ्रेश मोमेंटम बनेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सुब्रोस पे बात हुई। कुछ और स्टॉक्स न्यूज़ भी हैं। जिस तरह से एक एनालिस्ट मीट हुई थी, और कफोर्श पर इनफैक्ट कई सारे एनालिस्ट ने तो बहुत बड़ी रिकवरी की बात नहीं की है FY23 के लिए, और मार्जिन गाइडेंस भी इन लाइन रहने की बात की है। लेकिन नोमुरा काफ़ी बुलिश दिख रहा है। नोमुरा ने तो इनफैक्ट कहा कि बेस्ट मिड कैप IT स्टॉक कफोर्श के लिए ही उनकी व्यूज़ निकल कर आए हैं। तो एक बार IT स्टॉक्स पर कैसा एक ट्रेड बनता है वो भी समझ लेते हैं, और स्पेशली कफोर्श पर। किरण, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस जी, ठीक है। तो किरण बताएं, IT सेक्टर भी कुछ खास प्रेशर में ना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना प्रेशर में है। बैंक्स नहीं चल रहे, IT भी। क्या IT के लिए थोड़ा एक साइकोलॉजिकल वो हो सकता है, पॉजिटिव थॉट्स हो सकता है, क्योंकि जब बैंक नहीं चलते तो IT चलता है, लेकिन वो ट्रेंड भी नहीं दिख रहा मेजरली। बट मिड कैप IT और स्पेशली कुफोर्ज, इसके एक बार चार्ट चेक करेंगे आप? सो ओवरऑल मैं पहले आईटी के ऊपर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कल हमने देखा था कि जहाँ पे फ्रंटलाइन इंडेक्स में हम एक नेगेटिवनेस देख रहे थे, कहीं ना कहीं आईटी और फार्मा दोनों मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अब फ्रंटलाइन स्टॉक आईटी की मैं बात करूँ या तो आईटी इंडेक्स की मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं अपनी मूविंग एवरेज क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। नीचे में अगर आप देखो तो क्लियर कट हमें सपोर्ट 28,200 28,000 का दिख रहा है। तो कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्राबेट रहेगा। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल क्यूज हम पॉजिटिवनेस के आते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज की बात हो रही है, तो देयर आर चांसेस कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में आने वाले समय में हम अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ ऑलरेडी मिड कैप आईटी में एक अच्छा खासा जो ट्रेंड है वो आ चुका है, तो हमें यहाँ पे लार्ज कैप आईटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ पे दो हमारे पिक रहेंगे। पहला है टीसीएस। हमने आगे भी आपके चैनल के ऊपर ये डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं 3100 के आसपास हमने रिकमेंड किया था। ऊपर में 3300 के हाई बनाए, वहां से वापस ये 3200 जो उसका पुराना सपोर्ट था उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप टीसीएस के ऊपर ध्यान रख सकते हो, जब तक 3100 का लेवल होल्ड है यहाँ पे आप डेफिनेटली एक अच्छा ऊपर में जो ट्रेड है वो देख सकते हैं। दूसरी तरफ कोफोर्ज की अगर मैं बात करूं, तो कोफोर्ज ने एक पीक बनाया है या तो एक पिवट पॉइंट बनाया है 4600 के ऊपर। सो या तो ये 4600 क्रॉस करे तब बाई कीजिए, या तो कोई डिप आता है नीचे में 4450 से 4500 के बीच में, वहां पे लॉन्ग कीजिए। तो करंट मार्केट प्राइस से कोफोर्ज में थोड़ा वेट एंड वॉच कहूंगा, या तो 4600 क्रॉस करे तब बाई कीजिए, या तो नीचे में 4450 से 4500 के बीच में है तब बाई कीजिए। यानी आपको पसंद तो आ रहा है, लेकिन आप अपने लेवल पे खरीदना चाहेंगे। ठीक है, विच इज़ फाइन।
बढ़ेंगे आगे। अब हमारे साथ अशेषा भी बनी हुई है आज के सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज लेकर। अशेषा, एक तो हमने कवर की कोफोर्ज पे नोमुरा की, बाकी और कौन कौन सी है इसके भी आप इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टार्ट करेंगे, जहाँ जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है और 200 रुपीज़ प्रति शेयर का बैंक ऑफ बड़ौदा पर टारगेट दिया है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा ट्रांसफॉर्म कर रहा है और रिटेल लोन बुक को देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है रिटेल लोन सेगमेंट में। रिटर्न ऑन एसेट्स भी यहाँ से बढ़ सकते हैं और कंपनी नया टैलेंट अक्वायर कर रहा है प्राइवेट सेक्टर स्पेस से और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय दी है और 230 रुपीज़ प्रति शेयर का बैंक ऑफ बड़ौदा पर टारगेट दिया है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर भी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लगिश देखने को मिल सकता है। लोअर एड स्पेंड्स और लोअर सब्सक्रिप्शन के चलते थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से। इन्वेस्टिगेशन शुरू है सेबी के ओर से, जिसके चलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरहैंग है। उनका मानना है कि अभी वेट एंड वॉच मोड पर होना चाहिए, मर्जर का ओवरहैंग खत्म हो जाए, उसके बाद इन्वेस्टर्स को एंट्री पॉइंट डिसाइड करना चाहिए। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन पर ओवरनाइट बड़ी न्यूज़ आई थी, जहां उन्होंने एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय लिया है, जिसके चलते और एक रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। 3126 रुपीज़ प्रति शेयर का इंटरग्लोब एविएशन पर टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ये नए ऑर्डर के चलते अगले 10 से 12 साल की प्लानिंग कंपनी कर रही है। इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय दी है और 3126 रुपीज़ प्रति शेयर का इंटरग्लोब एविएशन पर टारगेट दिया है। ठीक है, ये कुछ एक अहम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है। इसमें से कुछ एक शेयर हम अभी पता कर लेते हैं, कुछ को हम बेहतर तरीके से डिस्कस भी करेंगे और एक्सपर्ट्स का नज़रिया भी आपके सामने लेके आएंगे। अभी आशीषा ने जो पहली रिपोर्ट बताई वो बैंक ऑफ बड़ौदा की थी। अगर आप कल मार्केट में बैंक निफ्टी को चेक कर रहे होंगे उसके कंपोनेंट को, तो कल बैंक ऑफ बड़ौदा इकलौता ऐसा बड़ा शेयर था F&O के अंदर भी और अब सरकारी कंपनीज में से जो बढ़कर बंद हुआ है, नहीं तो ज़्यादातर शेयर कमज़ोर थे। 200 प्लस का टारगेट है। किरण, एक बार आपकी रिकमेंडेशन बैंक ऑफ बड़ौदा पे। सो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो पीएसयू में लास्ट टाइम जो रैली आई थी, कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 195 194 के टॉप बने थे। वहां से स्टॉक स्लोली एंड ग्रेजुअली एक टाइम करेक्शन के अंदर गया। प्राइस वाइज भी हमने देखा कि 155 156 का बॉटम बना है, लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया था। वापस वहां से स्लोली हम देख रहे हैं कि हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल बुलिश पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया। ये ब्रेकआउट देके स्टॉक वापस अपने प्रीवियस जो पीक था 194 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। नीचे में कोई डिप आता है 188 तक, तो मेरे हिसाब से वो भी हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सो 185 के स्टॉप लॉस से कोई भी डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस से हमें बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। और जिस तरह के इसके डेली या तो वीकली चार्ट्स है, इसमें हम 210 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी डिप आता है 185 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके जाना। 185 का स्टॉप लॉस और इमीडिएटली टारगेट्स अपसाइड के नजर आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर नजर है ही, लेकिन इसके अलावा संतोष, हाउसिंग लोन प्रोवाइडर कैनफिन होम्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। कल हमने चार्ट्स में कुछ खास एक्टिविटी नहीं देखी, लेकिन आए दिन इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन हम देखते तो हैं। पिछले एक महीने के ट्रेंड को देखेंगे, करीब 15% की मूव दिखाए हैं। पिछले 6 महीने में 40% तक के रिटर्न्स कैनफिन होम्स की तरफ से मिले और ताज़ा खबर यह है कि कंपनी के बोर्ड ने करीब 5000 करोड़ के फंड रेज को मंजूरी दी है। इस खबर के चलते स्टॉक में क्या आज पॉजिटिव अप मूव दिख सकता है? चार्ट्स के लिहाज से आपको ये स्टॉक कैसा दिखता है? ऑन योर चार्ट 765 कल हाई था, 744 पर क्लोज हुआ। ये स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन एक एक्सटेंडेड रैली के बाद थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया। इसलिए कल भी आप देखें तो जहां एनबीएफसी में रैली थी, इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो हो सकता है इस न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखे। कोई डिप मिलता है मुझे 715 720 की रेंज में, तो मैं वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढूंगा। अभी मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बन सकता है, तो यहाँ से 20-25 रुपये नीचे मिलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। आप फिर 700 रुपये के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बेसिस पे खरीद कर रख सकते हैं। स्टॉक में फिर 775 रुपये तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
एथर इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि पीछे दो हफ्ते पहले इनको एक नई डील साइन हुई यूएस से। सऊदी अरब को जो पहले अनाउंस हो गई थी उसकी ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट आया। सो मोमेंटम बहुत है, कंपनी कैपेक्स अनाउंस कर चुकी है और साथ ही अपने थर्ड और फोर्थ प्लांट को जल्दी ऑपरेशन करने वाली है और अब QIP लॉन्च कर रही है। क्या इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम, एथर अच्छा स्टॉक चला भी था, 10-11% 2 दिन में चल गया था उस न्यूज़ से। अभी किरण फर्दर पार्टिसिपेशन आ सकती है रिटेल की? सो एथर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एक ये न्यूज के कारण हमने देखा था कि गैप अप ओपनिंग हुई थी। कहीं ना कहीं उसके जो प्रीवियस पिकआउट लेवल थे उसके ऊपर ये गैप अप ओपनिंग हुई थी और कहीं ना कहीं वहां से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जो इंट्राडे रैली आ रही है उसको सस्टेन नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गैप अप हुआ था 990 के ऊपर उसको सस्टेन कर रहा है। जिस तरह से डेली चार्ट है ये गैप जब तक फील नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन ओवरऑल स्टॉक अपने सभी मोमेंटम एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना है वो 960 का है। 960 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको लॉन्ग करने की सलाह देंगे। कोई भी डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 960 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर 960 होल्ड रखता है तो इमीडिएट लेवल के ऊपर हम 1050 और जैसे ही 1050 का लेवल क्रॉस होता है इसमें एक नई रेंज खुलेगी जहाँ पे और 100 से 150 रुपए की रेंज अपसाइड पॉसिबल है। सो एज ऑफ नाउ 960 का स्टॉप लॉस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे एथर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इकलौता ऐसा शेयर है भारती एयरटेल जहां पर अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन अफ्रीका बिजनेस के लेकर आ रही है। कल खबर आई कि नाइजीरिया में ये करीब $700 मिलियन खर्च करने जा रहे हैं। किरण, एक बार आप ही चेक करेंगे भारती एयरटेल। सो भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने आगे भी ये स्टॉक डिस्कस किया था। करीबन 800 से 790 ये क्लस्टर रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस होने के बाद हमने देखा है कि इसमें ऑलरेडी 890 तक के एक राइज बने, एक पिकआउट लेवल बने। करंट मार्केट प्राइस से हम देखें तो एक स्लोली ग्रेजुअली डाउनफॉल देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज को टच करके स्टॉक वापिस ऊपर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली भारतीय एयरटेल हम लॉन्ग करके जाएंगे। कहीं ना कहीं 810 के नीचे के हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें इमीडिएट लेवल पे हम 850 और 850 क्रॉस होते ही इसमें जो उसके प्रीवियस पिकआउट लेवल है 890 वहां तक की रैली एक्सपेक्टेड है। सो 810 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे भारतीय एयरटेल। तो चलिए, भारती एयरटेल पर ये एक राय और खबरों के दम पर रिएक्शन में रहेगा, क्योंकि एयरटेल अफ्रीका नाइजीरिया में $700 मिलियन का निवेश करने की तैयारी है, जिसके चलते इस स्टॉक पर फोकस होना चाहिए। इनफैक्ट कल 1.25% की गिरावट हमने देखी थी, लेकिन इसके अलावा NBFCs में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। संतोष, कल JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई और इनफैक्ट एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी NBFCs पर, जहां इनका क्लियरली कहना था कि बैंक्स फाइनेंशियल्स के मुकाबले NBFCs का प्रदर्शन इस वक्त हर लिहाज से पॉजिटिव नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में कुछ स्टॉक्स का जिक्र भी किया गया। बजाज ट्विंस इस रिपोर्ट का हिस्सा थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में कल करीब 2.5 से 3% तक के मूव्स हमने देखे। L&T फाइनेंस पर भी ओवरवेट की रेटिंग इन रिपोर्ट्स में दी गई थी। NBFCs के चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं और इनमें से स्टॉक पिकिंग कौन सी करनी चाहिए? यस, कल JP मॉर्गन और HSBC दोनों की रिपोर्ट थी, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखी और मुझे लगता है आज के मॉर्निंग सेशन में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट हाई लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग बजाज फाइनेंस की बात करें तो 7500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो आज मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में तो तेजी रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। कोई डिप मिलता है नीचे 7200 के आसपास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सबसे टॉप पिक मेरा चोला ही रहेगा। स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, बट स्टिल ये स्टॉक मुझे लगता है आगे भी तेजी जारी रहेगी इसमें। लेकिन अभी करेंट लेवल पर आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। इसमें भी अगर आपको कोई डिप मिलता है 1070 1080 की रेंज में तो एक अच्छा री एंट्री लेवल रहेगा। ठीक है, फाइनेंस काउंटर्स के मूव को आज भी ट्रैक करेंगे। बजाज ट्विंस चले थे, श्रीराम फाइनेंस पे भी बात करेंगे। वहाँ तो हमसे बात भी की थी ET Now से मैनेजमेंट ने, और उन्होंने कहा कि TPG ग्रुप के एग्जिट के बाद भी उनको बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट दिख रहा है। सॉक्जन खरीद सकता है और कई सारे म्यूचुअल फंड्स है। तो और कल हमने देखा भी, कल काफ़ी अच्छी मूव थी श्रीराम फाइनेंस में। आज भी देखना होगा कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। विनोद मोदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल राय देने के लिए। विनोद, मॉर्निंग हमने देखा कि NBFCs तो अच्छे चल रहे हैं, बैंक्स वर्सेस NBFCs वर्सेस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये जो सेकंड वाला फेज है यहाँ पल रहा है, थोड़ा भारी है। एक और स्पेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है, फार्मा और साथ ही हेल्थ केयर भी, हॉस्पिटल सेगमेंट्स भी, डायग्नोस्टिक काउंटर्स भी वापस आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटल काउंटर्स पे तो स्टॉक्स पे अच्छी खासी बुलिश रिपोर्ट्स हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो एक्सपेंशन मोड में हैं और अब भी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत ही प्रिफर्ड बेट रहता है, लेकिन उसके अलावा
कोई और स्टॉक या फिर यही आपकी प्रेफर्ड बेट होगी हॉस्पिटल सेक्टर में, अगर आप अपनी टॉप प्रेफरेंस बता पाएँ? या डेफिनेटली ओवरऑल ये फार्मा चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये अगर रिसेंट रैली में हम बोल सकते हैं कि अभी तक लैगार्ड रहा है, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी दिखने को मिल रही है। खासकर हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल्स में कंसिस्टेंटली 3-4 क्वार्टर से मैं अगर देखूँ तो ये सारे हॉस्पिटल चाहे वो ये अपोलो हॉस्पिटल हो या फिर ये मैक्स हो या फिर हेल्थ केयर ग्लोबल, ये सारे कंपनियों के जो परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू पर बेड देखिए उसमें भी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट रहा है। एट द सेम टाइम ये सारे कंपनी फिर से ये कैपेक्स के मोड में आ गए हैं, राइट? तो वो दर्शाता है कि डेफिनेटली ये इनका जो मार्जिन है और जो डिमांड जो आ रहे हैं, राइट, वो इम्प्रूव हो गया। एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल पेशेंट जो लेगार्ड हुआ करता था पहले, आई थिंक वो एक से 1.5 साल में वो भी ओपन हो गया, जो हाई मार्जिन इन सारे कंपनियों को सुनिश्चित करता है। सो कुल मिला के डेफिनेटली ओवरऑल हॉस्पिटल स्पेस अच्छी करनी चाहिए। आपने जैसा कहा कि ये अपोलो हॉस्पिटल डेफिनेटली इट लुक्स टू बी इंटरेस्टिंग आइडिया फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरे बहुत। और दूसरा जो मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से ये हेल्थ केयर ग्लोबल भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफी कंसिस्टेंटली बेहतर कर रहा है, वैल्यूएशन वाइज अभी भी उसमें काफी कंफर्ट है। ठीक है, एक दो स्टॉक्स और भी हैं जहां पे कल एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। बजाज फिनसर्व व फाइनेंस, क्या इन दोनों शेयर्स में आज भी कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर छोड़ दिया जाए? एक बार संतोष आप चेक करेंगे बजाज फिनसर्व और फाइनेंस। यस डिम्पी, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों ही बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कल बजाज फिनसर्व तो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट शुरू के फर्स्ट हाफ में 1 घंटे में एक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन जैसे बजाज फाइनेंस को 7500 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आने का रिस्क रहेगा। और बजाज फिनसर्व में करीबन 1580 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने का रिस्क रहेगा। तो अभी व्यू बुलिश है, लेकिन ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क भी बन रहा है। तो जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है वो होल्ड रख सकता है, लेकिन जिस किसी ने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो ऊपर के लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ठीक है, जैसे हमने आपके सामने वादा किया था कि कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं शेयर्स को लेकर, वो ऐसे शेयर्स हैं जहां पे बिल्कुल री रेट हो सकता है। मॉर्गन स्टैनले ने एक रिपोर्ट छापी है इंडिगो की, लेकिन इंडिगो की रिपोर्ट छापने की नौबत क्या पड़ी कि और टारगेट बढ़ाया। उसकी खबर है रात को जो आई है कि 500 नए एयरक्राफ्ट ले रहे एयरबस से। ये क्या यहीं तक ही है या इसकी डिटेल कुछ और भी है? यही हमने भी खंगालने की कोशिश की। मेरे सहयोगी सौमित हैं, इनके पास पूरी जानकारी है, कंपनी को कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना पैसा खर्च होगा, कब तक क्राफ्ट मिलेंगे, सारा कुछ उनसे एक बार समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी एक्सपर्ट से भी लेंगे। सौमित, जरा बताएं आप। तो करीब 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था इंडिगो ने एयरबस को, और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर, सिंगल परचेस का ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। बट इसके डिलीवरी को फिर भी टाइम है 2030 से 2035 के बीच में 500 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। अब इसमें A320 भी होगी जो शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और A321 भी होगी जो लंबे रूट्स के लिए भी, लंबे ट्रैवल वाले रूट्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी पोटेंशियल प्राइस अगर हम देखें तो करीब $50 बिलियन है, ये MRP है। बट चूंकि इतना बड़ा प्लेन का ऑर्डर है, इस पर डिस्काउंट्स भी लगेंगे, और करीब जो एक्चुअल प्राइस कंपनी को पड़ सकता है वो करीब $25 बिलियन की एक्सपेक्टेड है। अब इस बड़े प्लेन के ऑर्डर के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिगो का जो आउटस्टैंडिंग प्लेन ऑर्डर है वो करीब 977 के आसपास हो जाता है, और इसके बाद का जो नंबर है वो लगभग आधा है, और वो है एयर इंडिया का 470 एयरक्राफ्ट का, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने दिया था बोइंग और एयरबस को दोनों को मिला के। और इंडिगो का अगर आप देखेंगे तो 977 एंटायरली एयरबस के पास ही है। उसके बाद आ जाता है स्पाइसजेट जिसका 129 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। तो इतना बड़ा ऑर्डर क्यों प्लेस कर रखा है इंडिगो ने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में एयरक्राफ्ट डिलीवरीज जो थे वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट डिलीवरी में काफ़ी इश्यूज होते हैं, और इसी इश्यूज़ को ना झेले कंपनी आगे चल के, और अपने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को सिक्योर करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ ही एयरबस को दे दिया है। तो सारे 2030 के
बाद जितनी भी उनकी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो अब इजीली पूरी हो सकती है, ऐसे कंपनी का एक्सपेक्टेशंस है। अब कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स अगर आप देखेंगे तो 2030 तक वो अपनी फ्लीट साइज़ को डबल करना चाहते हैं। अभी करंटली 306 एयरक्राफ्ट है, उसको वो 2030 तक डबल कर देंगे और उसके बाद के जो 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स है वो लार्जली उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड को पूरी कर सकती है आराम से आगे चल के। अब कंपनी ये एयरक्राफ्ट ऑर्डर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में वो इजीली 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनका इंटरनेशनल प्लान काफ़ी है ग्रो करने का। उनका मेन फोकस इंटरनेशनल की तरफ रहेगा। इंटरनेशनल कैपेसिटी मिक्स जो है वो 23 से बढ़ाकर 30% करना चाहते हैं अगले 2 साल में, ऐसे कंपनी के सीईओ ने कहा था। अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है इंडिगो 7th लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है डिपार्चर्स के हिसाब से, करीब 1800 डिपार्चर्स होते हैं डेली बेसिस पे। और कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो वो काफ़ी डोमिनेंस बढ़ चुका है डोमेस्टिक मार्केट में। मई के महीने में उनका जो मार्केट शेयर था वो 60% से भी ज़्यादा था और ये मार्केट शेयर इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि गो फर्स्ट शटडाउन हो गया था। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है इंडिगो की इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, काफ़ी टाइम से 50% प्लस मार्केट शेयर रहा है और मई के महीने में ये 60% से अधिक हो चुका है अब। बिल्कुल सौमित, आपका शुक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट मितुल शाह भी जुड़ गए हैं और आपको बता दें इंटरग्लोब एविएशन और एयरबस के बीच ये सबसे बड़ी डील साबित होती हुई दिखी है। एयरबस को 500 नए एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर्स मिले हैं और इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस के बुलिश रिपोर्ट्स भी यहां पर क्लियरली आना शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स है एविएशन स्पेस के लिए और इसी के चलते बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। घरेलू मार्केट में 15% सालाना ग्रोथ की इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है। मितुल, गुड मॉर्निंग। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे जो बड़ी खबर इंटरग्लोब एविएशन पर आती हुई दिखी है, देखिए ये बात तो तय है कि 2030-35 तक क्षमता विस्तार जो है उसमें बढ़ोतरी की पूरी तैयारी यहां पर है, लेकिन इससे मार्केट शेयर और मार्जिन्स में कितनी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं? आफ्टर ये पिछले महीने जो गो फर्स्ट का इश्यू हुआ था, कंपनी के मार्केट शेयर ऑलरेडी काफी हाई हो चुके हैं। ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ 60% इज सरपास्ड इन द मंथ ऑफ मई। तो जो मई 23 के डेटा 2-3 दिन पहले ही डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें इंडिगो के मार्केट शेयर 56% से मोर देन 60% पहुंच गए ड्यूरिंग द मंथ। और गो फर्स्ट के जो मार्केट शेयर लॉस का इम्पैक्ट है, जिसका बेनिफिट सब काफी कंपनियों को हुआ है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इंडिगो रही है। तो आगे चल के सच ए ह्यूज ऑर्डर ऑफ 500 aircraft which they are going to get delivery during 2030 to 2035। बट उससे पहले हमें ये नोट करना चाहिए कि कंपनी का ऑलरेडी ऑर्डर बुक पेंडिंग जो है वो 480 एयरक्राफ्ट का है। तो राइट नाउ 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कंपनी के पास है। अनदर 480 एयरक्राफ्ट 2023 यानी कि करंट पीरियड से 2030 तक कंपनी डिलीवरी लेगी और उसके बाद 2030 से 35 में ये 500 मतलब टोटल कुल मिला के 1300 एयरक्राफ्ट की क्षमता रखेगी कंपनी बाय 2035, विच इज लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन ग्लोबली। और वो ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि कंपनी हाई डबल डिजिट ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल में आगे इनडायरेक्टली गाइड कर रही है। एब्सोल्युटली मिथुल, वो तो एक विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है। साथ ही एक और चीज़ इसके लिए मार्केट काफ़ी एक्साइटेड भी था क्योंकि अपनी इंटरनेशनल कैपेसिटी को भी लगातार बढ़ा रहे हैं और ये बात निकल कर आई है कि अगले 2 साल में जहाँ सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर अभी जो इनके एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं वो लगभग 23% का शेयर है, उसे बढ़ाकर 30% कर देंगे। सो कितना हमें एडिशनल रेवेन्यू या फिर किस ग्रोथ के साथ आप देखते हैं, किस CAGR के साथ आप स्टॉक को अनदर 3-5 ईयर्स के लिए देखते हैं? काफी सही बताया आपने, वही एक मेजर ट्रिगर है क्योंकि डोमेस्टिक एविएशन में भी ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, बट हमारे पास एयरपोर्ट की एक लिमिटेशन है। जहाँ पे हाई ट्रैफिक है वहाँ पे नए एयरपोर्ट को आने में अभी भी वक्त लगेगा और स्लोली टियर 2 टियर 3 सिटीज में तो ग्रोथ दिख रहा है, बट मेजर ग्रोथ शुड कम फ्रॉम द इंटरनेशनल। जो आपने बताया उस तरह 23% है और कंपनी इंडिकेट कर रही है 30%, बट आगे चल के हमें लगता है कि ये नंबर 40 to 50% हो जाएगा अगले 5 से 10 सालों में। और मेजर ग्रोथ यहीं से आएगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंटरनेशनल रूट्स है और डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंडिगो और काफी अदर इंडियन एविएशन कंपनीज को जाने के लिए
पोटेंशियल है, तो we expect more than 20-25% kind of a growth from the international traffic for company. ठीक है मितुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी एनालिसिस करके हमारे सामने सारा डाटा रखने के लिए। और सौमित आपका भी शुक्रिया, आपने पूरा एनालिसिस करके बताया कि इंडिगो की एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है। आगे बढ़ते एक टेक्निकल व्यू छोटा सा और ले लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी हम बैक टू बैक चला देंगे ताकि उसके लेवल्स भी आप नोट कर लें। किरण, एक बार आप जरा इंडिगो देख के बताइए, प्रॉब्लम ये भी है ना, इसका और कोई पेयर भी अवेलेबल नहीं है, एक दूसरा है स्पाइस जेट, वो बहुत छोटा है इसके मुकाबले। सो इंडिगो की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी एक बड़ा सा ब्रेकआउट हमने 2200 के लेवल के आसपास देखा था। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर 2580 के आसपास के एक टॉप आउट हुआ है। वहां से हमने देखा कि एक शार्प करेक्शन आया, लेकिन शार्प करेक्शन में कहीं ना कहीं वापस हमने 2330 2340 आसपास एक जो था सपोर्ट लेके काउंटर 2400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो क्लियर कट अभी भी ये हायर टॉप हायर बॉटम के पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज का बार बार इसने सपोर्ट लेके हायर टॉप ही बना रहे, और जब भी ये कोई भी लो बनाता है तो वो प्रीवियस लो से ऊपर होता है। तो क्लियर कट एक स्विंग के अंदर ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 2380 का, स्टॉक ऑलरेडी हाई बीटा स्टॉक है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन 2380 के स्टॉप लॉस से हम इंडिगो लॉन्ग करके जाएंगे। और जिस तरह के यहाँ पे चार्ट हम देख रहे हैं, ऊपर में 2500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। तो कोई भी डिप आता है इंडिगो में लॉन्ग करके जाए 2380 के स्टॉप लॉस के साथ, पहला टारगेट 2500। बड़ी खबर है और इस खबर का असर भी दिखेगा। गिरावट में खरीदारी करें, 2500 तक के टारगेट्स इमीडिएटली नजर आ सकते हैं इंटीग्लोब एविएशन में। हमारे साथ अब कुश बोरा भी हमारी टेक्निकल पैनल पर जुड़े हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। किरण की तरफ से अब भी बाजार में कन्विक्शन है, निफ्टी बैंक निफ्टी पर खरीदारी की कॉल्स थी उनकी तरफ से। वहीं संतोष जो है थोड़ी सी कंसर्न्स मार्केट में दिख रहे हो, इसलिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी क्या होगी और स्टॉक्स कौन से हैं, सेगमेंट्स कौन से आपके रेडार पर? जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप सभी को, सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, किरण और संतोष दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहूंगा, बट आई विल साइड विद किरण ऑन दिस वन, विच इज कि अगर मैं आपको दिखा सकता मेरा विंडो, तो यहाँ पे आप मिड मार्च से या रादर एंड ऑफ मार्च से देखिए निफ्टी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है, और जो वो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है उसको पूरी तरह रिस्पेक्ट करके चल रहा है। अब अगर मैं पिछले कुछ दिनों का मूवमेंट देखूं तो जो डिप्स भी आ रहे हैं, निफ्टी कहीं भी उस चैनल के नीचे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा कंसर्न है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड exactly why Santosh is of the opinion कि शायद थोड़ा सेल ऑन राइज हो सकता है। आप देखिए कल का जो मूव था, जहां 18,700 के तगड़े पुट बेस की हम बात कर रहे थे, कल पुट्स में अनवाइंडिंग देखने मिली है और कॉल्स में अच्छी खासी राइटिंग देखने मिली है। लेकिन जब तक ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को निफ्टी मेंटेन करके चल रहा है, मेरा व्यू भी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का रहेगा। यहाँ पे हमें 20 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा जो 18,600 के करीब चल रहा है। तो 18,888 और 19,000 के जो लेवल्स हैं उनकी वेट थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट फिलहाल मेरा व्यू भी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही है। बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर, 43,300 का एक बैंड है, 43,300 43,400 का, जहां पे निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है, रिबाउंड किया है। तो हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बट जब तक इस बैंड को रिस्पेक्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही सही बट अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट करके चलेगा। सो ऑल इन ऑल मेरा भी व्यू बाय ऑन डिप्स का है। हो सकता है थोड़ी सी स्लगिशनेस रहे आज के दिन, या मे बी बेस्ड ऑन द एक्सपायरी मूव, तो 18,900 18,600 के जोन्स के लिए आप निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। 43,400 एंड 44,300 के जोन्स के लिए बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दैट्स प्लेंटी। पहला स्टॉक जो मेरा है आज काफी समय बाद रेडार पे आया है, वो है सीमेंस। अगेन एक जो इसका क्रैकडाउन देखने मिला था, वहां से काफी अच्छी रिवाइवल आई है, रिकवरी हुई है स्टॉक में। सो यहाँ पे आप अपवर्ड टारगेट्स जो है 3850 3900 इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 3775 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा स्टॉक है कैश से, दैट इज CIE ऑटोमोटिव्स। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, कंटिन्यू हो रहा है, और कल 525 का जो रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर की क्लोजिंग भी दी है स्टॉक ने। तो यहाँ पे आप फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन 535 550 के टारगेट्स के लिए। 515 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये दो शेयर्स ने भी बता दिया आपको। आपके पास एक लिस्ट अच्छी खासी बन गई होगी, और अब आप देखेंगे एक और अच्छी चीज़ है कि आज जो जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं ना, उनके ट्रेड मैच नहीं कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग सौदे हैं। आज कोई भी सौदा किसी का मैच नहीं कर रहा, ये एक खूबसूरती है मार्केट की, और एक अच्छा पॉइंट भी है, आपको अच्छे आज ट्रेड मिल रहे हैं, आप पोजीशंस ले सकते हैं। अब आते हैं जरा कल के टॉप लूजर्स वाले काउंटर्स पे। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी कल बैंक निफ्टी को काफ़ी नीचे धकेला, और अब बहुत
क्रिटिकल लेवल पे आके रुका हुआ है, यहाँ से और टूटेगा? अगर आज टूटा तो कितना डैमेज करेगा, जरा पता करते हैं। कुछ जरा आप ही चेक करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक। सो डिम्पी थोड़ी निराशाजनक रही है इसकी मूव, एंड यू आर राइट, ये प्रॉब्ली एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप हुआ है। यहाँ पे जो एक गैप है व्हिच फिल्स एट अराउंड 1750 ऑड लेवल्स। आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते जब हमने इसके क्रैकडाउन की बात की थी तो बिल्कुल इसी गैप का हमने जिक्र किया था। सो 1825 से लेके 1750 का जो ये गैप है ये फिल होने के ये बिल्कुल तैयारी है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ से और 70-75 पॉइंट और ये नीचे स्लिप हो जाए, 750 वाली ये गैप फिल हो, तो कोई फ्रेश शॉट इनिशिएट करना चाहे, सो दिस इज अ राइट कैंडिडेट एंड अ राइट टाइम। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस है ये 1860 का रहेगा। 1750 जो मैंने लेवल्स बताए, इसके लिए आप अभी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई, लेकिन इस बीच रेलवे स्टॉक्स और रेलवे वैगन से जुड़े जो स्टॉक्स है वो रेडार पर है। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, रेलवे सेक्टर में ही हम देख रहे हैं सरकार का भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काफ़ी हद तक फोकस है। इसके अलावा अगर आप देखें केपिक्स को लेकर भी प्लान्स हैं, ऑन अ कैगर बेसिस अगर देखें सालाना आधार पर बढ़ोतरी के भी आसार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रेलवे सेक्टर में पर्टिकुलरली कंपनियां जो कि वैगन से जुड़ी है, टीटागढ़ रेल सिस्टम, हाल ही में खबर आई थी कंपनी के कंसोर्शियम को एक बड़ा ऑर्डर मिला है रेलवे सेक्टर से ही, रेलवे से ही ऑर्डर मिला है। तो इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स तो चल रहे हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम के मैनेजमेंट से कल हमने बात भी की थी, 10% की तेजी थी। इस पूरे के पूरे पॉकेट को, स्पेस को आप कैसे देखते हैं? जी, रेलवे ओवरऑल एज ए सेक्टर आई मीन डेफिनेटली काफी ट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस रहा ये सेक्टर में लास्ट 3-4 सालों से, वो काफी काफी इम्प्रेसिव रहा है। और मेरे ख्याल से चूंकि अभी ये डीएफसी ये सब जो भी और जो कमीशनिंग की बात चल रही है उसके वजह से मुझे ऑफकोर्स ये जो रेलवे वैगन्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आने की संभावना है, जिसका खासा असर ये जो ये टीटागढ़ ये से जो शेयर्स है उसमें पड़ रहा है। बट इन एडिशन टू वैगन्स एंड ऑल, मुझे लगता है कि ये जो रेलवे सिस्टम जो इम्प्रूवमेंट है उनमें भी आपको अच्छी खासी अभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है कुछ कंपनियों में। तो आई थिंक खासकर रेलटेल से जो टेक्नोलॉजी संदर्भ में जो काम करते हैं, मुझे लगता है ये सब कंपनी भी अच्छे करने चाहिए ओवरऑल। और वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी रेलवे वाली कंपनी आई थिंक वैल्यूएशन वाइज इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू अदर सेक्टर। और जो आई थिंक मोर और लेस में कहूं तो हिस्टोरिकल एवरेज के लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ से 10-15% प्रीमियम अगर मिलती है तो जो जिसकी काफी पॉसिबिलिटी है, तो मैं उसमें किसी भी तरह से सरप्राइज नहीं होगा। तो कुल मिला के ये सेक्टर उभरता हुआ सेक्टर है और जहाँ पे इन्वेस्टर्स को वैल्यू बाय करनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू बाइंग बनती है आपके हिसाब से इस पूरे स्पेस में। ऑलराइट, ठीक है। और वैल्यू कहाँ इमर्ज हो रही है, कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, यही बताने के लिए हमारा खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा होता है। आज हमारे साथ सनी अग्रवाल हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सनी, मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स आपने लिए हैं? या गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा पहला पिक रहेगा APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1325 है और मेरा टारगेट प्राइस 1500 रुपीज रहेगा। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो एक कंपनी एक लीडिंग स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर है। इनकी करंट जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3.6 मिलियन टन है एंड द प्लांट इज स्प्रेड अक्रॉस 11 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और ये जो इनकी जो कैपेसिटी है अब 5 मिलियन टन तक एक्सपैंड कर रहे हैं। और इसका जो मेन जो है बेसिकली जितना भी जो एक्सपेंशन आ रहा है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो इसके चलते हुए आगे जाके अगर हम देखेंगे इनका EBITDA पर टन एक्सपैंड होगा। हमारा ये मानना है कि कंपनी FY25 में तकरीबन 1300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी और एट करंट मार्केट प्राइस 32 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द क्वालिटी बिजनेस टू बी एडेड इन मिड कैप पोर्टफोलियो। और मेरा दूसरा पिक रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगेन इट इज अ प्ले ऑन इथेनॉल स्टोरी। तो करंट मार्केट प्राइस 395 है और मेरा प्राइस टारगेट 480 का रहेगा। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग इथेनॉल और ब्रीवरी प्लांट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। कंपनी का इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन कंपनी तकरीबन 100 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है। इनकी जो ऑर्डर बुक है FY23 की 3400 करोड़ की थी, जो कि तकरीबन 1 टाइम्स FY23 सेल्स के इक्विवेलेंट है, जो कि काफी अच्छी विजिबिलिटी दिखाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और एट द सेम टाइम इनका जो ऑर्डर इनटेक था फोर्थ क्वार्टर में 1000 करोड़ का था, जो कि काफी अच्छा ऑर्डर इनटेक रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डेट फ्री बैलेंस शीट है, 600 करोड़ कैश है कंपनी के बुक्स पे।
और अगर हम ये कंपनी में अगर एक स्ट्रक्चरल चेंज देखते हैं कि FY 2021 में कंपनी 1000 करोड़ की टॉप लाइन करती थी और आज वो टॉप लाइन क्वार्टरली कर रही है, मतलब मोटा मोटी 3.5 से 4000 करोड़ का टॉप लाइन अब सालाना आ रहा है ये कंपनी में। कंपनी का जो एक आगे जाके एक बड़ा ट्रिगर है वो है करेक्शन इन मेटल प्राइसेस, जो कि अभी तक कंपनी का जो मार्जिन 9% है EBITDA लेवल पे, ये हमें लगता है कि विद करेक्शन इन द मेटल प्राइसेस मार्जिन एक्सपेंशन का भी एक स्कोप FY 24 में देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली एक मिड कैप पोर्टफोलियो में ऐड है विद प्राइस टारगेट ऑफ 480। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया दोनों शेयर्स बताने के लिए, APL अपोलो और दूसरा पराज इंडस्ट्रीज। पराज इंडस्ट्रीज का आपने काफ़ी डिटेल में बताया और एक काफ़ी शेयर बेहतर भी है, 480 आप इसका टारगेट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज इन दोनों स्टॉक्स को बताने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, 2 मिनट के बाद, इनफैक्ट 2.5 मिनट के बाद आपको टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले आज जब बाजार गिरेगा तो आप सबके मन में यही क्वेश्चन चल रहा होगा कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जो कम गिरेंगे और शायद पुल बैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाजार को संभाल भी सकते हैं। क्या IT पे आज नज़र रखी जा सकती है? क्या IT के अंदर इन्फोसिस पे नज़र रखी जा सकती है? एक बार कुछ मेरा आपसे ही सवाल है, आज जब बाज़ार मान लीजिए गिरेगा शुरुआत में और उसके बाद कल की परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद ऐसा लगता है कि IT के बड़े शेयर में थोड़ा हेज कर लेना चाहिए, यानी उनमें प्लस कर लेना चाहिए। इन्फोसिस आपको ठीक लग रहा है? डिम्पी देखिए, IT को जो ग्लोबल रब ऑफ है उससे बिल्कुल एक पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन समहाउ इन्फोसिस इवन दो इट इज इट्स ऑलरेडी मेड अ बेस, थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें वो मोमेंटम फिलहाल मिसिंग है और ये मुझे लग रहा है 1330 के जो लेवल्स हैं इसके ऊपर आएगा। लेकिन अगर कोई पेशेंटली वेट करना चाहे, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे, तो बिल्कुल इन्हीं 1330 एंड देन 1380 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए इन्फोसिस में रह सकते हैं। बट एज आई सेड, ये थोड़ा सा स्लो स्टेडी एंड ग्रेजुअल मूव हो सकता है क्योंकि काफी समय से स्टॉक प्रेशर में रहा है। अब हर ऊपरी लेवल्स पे आप देखिए, इसके जो की एवरेजेस हैं उनके आसपास इसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो पोजिशनल बेसिस पे लेना चाहें तो इन्फोसिस में एक रिकवरी है अंडरवे जो प्ले आउट हो सकती है 1380 के लेवल्स तक। लेकिन इसी के सामने अगर आप दूसरे बड़े शेयर्स देखें जैसे HCL टेक, इसमें मोमेंटम भी है और एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुका है, उसके बाद स्टॉक रिवाइव हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम के लिए प्ले करना चाहें तो बड़े नामों में HCL टेक के साथ रहें, इसमें आपको थोड़ा सा क्विक एंट्री एग्जिट मिल सकता है। इन्फोसिस ऑन अ पोजिशनल बेसिस यू कैन स्टिल एंटर एज अ ट्रेड। ठीक है, अगर IT को प्ले करना है तो HCL टेक पर नजर रखें, पोजिशनल बेसिस पर इन्फोसिस पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन इस बीच जहां थोड़ी देर पहले हम NBFCs की बात कर रहे थे, संतोष एक और NBFC स्पेस है, इनफैक्ट जो स्मॉल बिजनेस लोन, जो स्मॉल मॉर्गेज लोन प्रोवाइडर है, 5 स्टार बिजनेस। कंपनी के चार्ट्स को पुल अप कीजिए, कल करीब 7-8% की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक जो है काफी अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा है, करीब 25% के रिटर्न्स 1 महीने में दिखा चुका है। क्या यहाँ से भी एंट्री लेवल्स हैं? क्योंकि ताजा ब्रोकरेजेस की माने अभी कुछ दिनों पहले नोपुरा की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी जहां पर 750 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। सो 515 से 650 का सफर तो इसने करीब 2-3 महीनों में ही पार कर लिया है। 21-25% तक के रिटर्न्स भी हैं। यहां से क्या और अपमूव एंटिसिपेटेड है? इस स्टॉक को हम शायद लगातार पिछले 1 महीने से डिस्कस करते आ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स ने भी चेक इन किया था लोअर लेवल से और कल एक नोमुरा की रिपोर्ट भी आई तो एक हमने 8% का मुंह देखा। मुझे लगता है इसमें और तेजी का मूवमेंट बनेगा। हालांकि 660 से 680 का जो एरिया है, एक सप्लाई जोन जरूर है, वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि स्टॉक पोटेंशियल रखता है एक 750-800 की और मूवमेंट का। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पर ऐसे ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो अवॉइड करें, लेकिन किसी का थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो करंट लेवल पर भी खरीद सकता है और नीचे कोई डिप मिलता है 620 के आसपास तो और ऐड की जा सकती है इसमें पोजीशन आप और ऐड करेंगे, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। एक बार इंपॉर्टेंट कौन से स्टॉक्स और स्पेसेस हैं जहां आज आपकी नज़र होनी चाहिए, जहां एक्शन हो सकता है? एक रिकैप ले लेते हैं पूजा के साथ। पूजा बताएं एक बार फिर से व्यूअर्स को कौन से स्टॉक्स आपने कंपाइल किए हैं? जी, HDFC AMC फोकस में रहेगा आज और एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है और हमने आपको पहले ही खबर दे दी थी और इस खबर पर मुहर भी लग चुकी है। अबरदीन कंपनी में अपनी बची हुई 10.2% हिस्सेदारी बेचेगा। जो प्राइस है वो 18 से 1892 के भाव पर शेयर बिक्री होगी, यानी कि 5% डिस्काउंट पर ये डील होने की संभावना है, तो इस पर आप नज़र रखिए। कोफोर्ज, यहाँ पर भी एनालिस्ट की बैठक हुई थी जिसमें कि कंपनी की जो कमेंट्री आ रही है वो कुछ नेगेटिव साइड पर है। सेकेंड हाफ में खास सुधार की उम्मीद नहीं है और उन्होंने कहा है कि मार्जिन गाइडेंस के मुताबिक रहने की संभावना है। आय दोगुना होने के बावजूद मार्जिन 1.5 से 3% बढ़ने की संभावना है।
इसके अलावा टाटा पावर पर भी नज़र रखिए। कल कंपनी की एजीएम भी हुई थी जिसमें कि काफ़ी सारे कमेंट्स आए और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 10 साल के बॉन्ड्स के जरिए कंपनी 1500 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसका कि इस्तेमाल कंपनी अपने ऑपरेशंस में करेगी। और कंपनी का उन्होंने एजीएम में भी कहा कि कंपनी का 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का भी प्लान है, जो कि FY23 की कैपेक्स से बात करें तो करीब दोगुना कंपनी के कैपेक्स का प्लान है। तो ये कुछ खबर आ रही है जिसके चलते टाटा पावर भी फोकस में रहेगा। सुब्रोस पर नजर रखिए। ट्रक के लिए एसी जरूरी करने की तैयारी में है सरकार और जल्द ही इस पर कोई निर्देश भी निकल कर आ सकता है। हम आपको बता दें कि कंपनी की गाड़ियों की एसी बनाने का कारोबार में सुब्रोस है, तो आज कुछ असर इसका रिएक्शन सुब्रोस पर दिख सकता है। आखिर में इंडिगो, ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, 500 एयरबस A320 विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर है और अगले एक दशक में करीब 1000 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी होनी है। तो ये जो खबर आ रही है इसका आज रिएक्शन इंडिगो पर भी रह सकता है। ऑलराइट, थैंक यू पूजा ये सारे कंपाइल करने के लिए। थैंक्स भाई मैच। तो ये हमने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। एक स्टॉक जो पूजा ने हाईलाइट किया वो था टाटा पावर का। इसमें एक इनफैक्ट कंपनी की टेकअवेज भी आए हैं। उनकी एजीएम हुई थी और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात भी निकल रही है। ये तो एक उन्होंने खबर बताई कि 10 साल के बॉन्ड के जरिए वो लगभग 1500 करोड़ रुपये जुटाएगी, लेकिन कंपनी क्लियरली कह रही है कि वो इन्वेस्ट करेगी अपने चारों डिस्कॉम्स में। और क्योंकि जिस तरह का ट्रिगर इस वक्त चल रहा है, आपको पावर स्टॉक्स में पीछे जो एक करंट सा दिख रहा था, थोड़ा सबड्यूड दिख रहे हैं पावर स्टॉक्स भी। गर्मी इतनी तेज है, मॉनसून डिलेड है, पावर स्टॉक्स को कितना फायदा मिल सकता है? क्या ट्रेडिंग के लिहाज से संतोष पावर स्टॉक्स रडार पे होंगे आपके? पर्टिकुलरली टाटा पावर की पहले हम बात करें तो टाटा पावर का स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इतना मोमेंटम बना नहीं है, स्लो मोमेंटम है, लेकिन व्यू बुलिश है। एक रेजिस्टेंस जरूर आएगा इसको 230 के आसपास, वहां पे थोड़ा अटक सकता है, लेकिन वो क्रॉस करता है तो स्टॉक फिर से शायद 250 रुपए तक की ओर बढ़ सकता है। व्यू बुलिश है। नीचे अगर कोई डिप मिलता है तो 215 के आसपास और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। लेकिन जो पावर स्टॉक्स की बात की तो हमने रिसेंटली एक एचबीएल पावर में एक अच्छा मोमेंटम देखा था। कल के सत्र में फिर से उसने अपने 10 डे मूविंग एवरेज से अच्छा बाउंस बैक दिखाया, तो मुझे लगता है मोमेंटम और एक्सटेंड होते नजर आ सकता है। स्टॉक शायद 160 की ओर बढ़ते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देखी जा सकती है। नीचे आप 148 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एक और स्टॉक भी है जिसके बारे में चर्चा करना थोड़ा ज़रूरी है, वो है IIFL सिक्योरिटीज़, क्योंकि 2 साल का नए क्लाइंट्स खोलने पर बैन लगा दिया सेबी ने। कुछ रेगुलरिटीज़ पाई गई थी फंड्स के इस्तेमाल को लेकर। IIFL सिक्योरिटीज़ की जो टिक आ रहे हैं वो करीब 20% सर्किट पे हैं और होना ही चाहिए। 20% का सर्किट ही मिलेगा, कैश का स्टॉक है ये। कोई इमीडिएट रिलीफ मिलेगा 20% के सर्किट के बाद खुश, या फिर ये आज पूरा दिन सर्किट पे रहने वाला शेयर है आज? देखिए न्यूज तो ऐसी है जिसके चलते हो सकता है कि आज भी रहे, शायद हो सकता है थोड़े आने वाले समय के लिए भी वो देखने मिले। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका इतना खराब नहीं था, हालांकि थोड़ा सा साइडवेज हो रहा था, बट मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा इसमें दूर ही रहें। लेट द डस्ट सेटल एंड देन वी विल सी। आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ी और डाउनसाइड इसमें आते हुए दिखे हमको आने वाले कुछ दिनों में। ये इंडियन होटल्स पिछले 2 दिनों से कमजोरी दिखा रहा है, क्या एंट्री लेवल्स ढूंढे जाए यहाँ पर? क्योंकि पिछले 6 महीनों में काफी अच्छी चाल चली है, इतनी अच्छी कि एंट्री पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। इस वक्त अगर प्री ओपन में देखेंगे हल्की सी मजबूती है 397 के लेवल्स पर, क्या एक्यूमुलेट किया जाए? ओके किरण, ये सवाल आपके लिए है। इंडियन होटल्स, सो इंडियन होटल की अगर हम बात करें तो क्लियर कट इसने लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट दिया था अपने इमीडिएट जो पीक था करीबन 400 के आसपास। उसके बाद हमने देखा कि कल के सत्र के दौरान 405 का हाई बनाया, लेकिन जो रैली थी वो सस्टेन नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं उसके ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज आउट आया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और साथ ही साथ जो कंसोलिडेशन हुआ था उसका भी सपोर्ट है। तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से इंडियन होटल डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस आप इसमें 388 का मेंटेन कीजिए। जब तक 388 होल्ड है तब तक करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में 410 420 तक की रैली एक्सपेक्टेड है, तो मेरे हिसाब से यस इंडियन होटल हम लॉन्ग करके जा सकते हैं 388 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं। कल रेस्टोरेंट ब्रांड पे भी अच्छे चार्ट पैटर्न तो बनते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ रेस्टोरेंट ब्रांड्स को खरीदेंगे आप आज? कुछ
जी हाँ, देखिए कल एक इसमें फाइनली ब्रेकआउट देखने मिला था, एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हम देख रहे थे। सो ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है। कुछ इंडिकेटर सेटअप हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक और रैली जो है ये फिर से शुरू हो सकती है। मेरे लिए यहाँ पे जो एक इमीडिएट टारगेट है ये 118 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 125 का। तो बिल्कुल एक सस्टेन्ड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम में भी एक अच्छा खासा अपटिक था कल। तो इसमें आप यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 110 के जो सपोर्ट जोन है इसके जरा नीचे लेके चलें, सो 109 के पास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी ब्रोकरेज जिसको हम बिग और बोल्ड ब्रोकरेज कहते हैं वो आशीषा लेके आ चुके हैं। आशीषा बताएं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट कौन सी है वो? जी हाँ, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है जेबी फार्मा पर जेफरी से, जहां उन्होंने खरीदारी की राय रखी है और 2680 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से कंपेयर करें तो जेबी फार्मा अपने पियर्स का आउट परफॉर्म कर सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। प्रेडिक्टेबल और सस्टेनेबल अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आगे के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो जेफरीज का मानना है कि 12% रेवेन्यू ग्रोथ, 17% एबिटा ग्रोथ और 20% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ CAGR बेसिस पर देखने को मिल सकता है FY 23 से 26 के पीरियड में। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एक्विजिशंस और नए लॉन्चेस के चलते उनका नजरिया काफ़ी पॉजिटिव है जेबी फार्मा पर। इनिशिएटिंग कवरेज नोट है जहां उन्होंने खरीदारी की राय रखी है और 2680 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ओके ठीक है, जेबी फार्मा को लेकर जेफरीज की रिपोर्ट है और यहाँ पे टारगेट 2800 प्लस के मिल रहे हैं, 2400 का है अभी शेयर ये। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, आप चाहे तो फार्मास्यूटिकल्स में ये शेयर भी देख सकते हैं। एक काम और करते हैं, एक फार्मास्यूटिकल्स को लेकर खबर भी आई है, वह है सन फार्मा। उसमें एक जो स्किन डिसीज़ है उससे जुड़ी हुई दवा भी है। एक बार ज़रा चेक करेंगे खुश, आप दोनों को चेक कर लीजिए। एक तो ये जेबी फार्मा और दूसरा जेबी केमिकल्स के नाम से मिलेगा एक्चुअली, और दूसरा सन फार्मा को भी चेक कर लेना आप। सो जेबी केमिकल्स जो है इसकी मूव तो बहुत ही शानदार है। हम देखिए आप 2 दिन से अच्छा खासा मूव आ रहा है, वॉल्यूम बैक्ड मूव है। जो हमने फ्राइडे को मूव देखा था उसका फॉलो थ्रू कल भी अच्छा आया है, एंड गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट ये बहुत ही अच्छी जंप है जो हम स्टॉक में देख रहे हैं। सो यहाँ पे ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू रह सकता है। फ्रेश एंट्री अगर आप चाहें तो भी यहाँ पे ले सकते हैं। ओवर हीटिंग से फिलहाल थोड़ा दूर है, सो ये मोमेंटम जो है इसको राइड करने की बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो यहाँ पे आप 2450 एंड 2480 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए इसमें आप एंट्री लें। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका ये करीब 2360 के जो जोन है इसके आसपास का रहेगा। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया सन फार्मा, अगेन ये एक रेंज में चल रहा है। अगर मैं ऊपर देखूं तो 1020 का जो लेवल है वो, और नीचे में अगर हम देखें तो 950 के जो जोन्स हैं। तो इसके बियॉन्ड कहीं ब्रेकआउट करता है तब आप इसमें मोमेंटम आता हुआ देखेंगे। क्रॉसओवर्स हैं, बट जब तक ये इन रेजिस्टेंस जोन्स को क्रॉस नहीं करता, जैसे मैंने बताया ऊपर 1020, तब तक हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज ही रहे। सो इसे बिल्कुल अपने रेडार पे रखिए। मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट 1020 के ऊपर मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप कोई लॉन्ग पोजीशन बनाएं। बिल्कुल, मेरी नज़र भी सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल पर ही जा रही थी और केमिकल प्लेस पर ये कुछ की राय। लेकिन क्या खबर है, सेगमेंट का रुख करते हैं। इंटरेस्टिंग एक खबर लेकर शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला ओबरॉय रियल्टी, और यहाँ पे हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि कंपनी जो है 50 एकड़ ज़मीन गुरुग्राम में खरीद सकती है और ये जो डील है एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ये क्लोज होगा। इसके अलावा बेंगलुरु मार्केट्स में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी देख रही है और स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्विजिशन के लिए। और याद रखिए स्टॉक में जो है 25% का इजाफा जनवरी के लो से ऑलरेडी देखने मिल चुका है और अपने 9 मंथ हाई के लेवल्स के आसपास है स्टॉक। अब जो है अहम ट्रिगर्स क्या है FY 24 के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है गोरेगांव का, यहाँ पे जो एलिजियन टावर है वहाँ पे एक नई टावर आएगी। अब याद रखिए FY 24 की जो लॉन्च पाइपलाइन है वो लगभग 12,000 करोड़ का वैल्यू पे है और जो बुकिंग्स एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 5,600 करोड़ का है। तो हमने आपके बुकिंग्स के बारे में बात की, पाइपलाइन के बारे में बात की, लेकिन आगे जाते हुए जो मोनेटाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज़ है वो पोखरण रोड के थाने प्रोजेक्ट में देखने मिल सकता है अगले 15 साल के लिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो अच्छी ट्रैक्शन देखने मिली थी जनवरी टू मार्च क्वार्टर में, उनकी जो जेवी आर्म है 360 वेस्ट वर्ल्डली में, जहाँ पे रिकॉर्ड बुकिंग्स आए थे, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स का जो है अभी भी ट्रेंड देखने मिल रहा है। ये हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया ये खबर हमें बताने के लिए। ओबरॉय रियल्टी फोकस में और हमारे साथ अब चंदन तापड़िया भी जुड़ गए हैं। चंदन, ओबरॉय रियल्टी रियल एस्टेट पैक में खबरों में है बेंगलुरु में प्रोजेक्ट एक्सपेंशन पर विचार कर रही है। ओबरॉय रियल्टी पर भी अपना व्यू दीजिए और साथ ही आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग। जी
जी नमस्कार। देखिए, कल निफ्टी ने नए कीर्तिमान स्तर से बस 7 अंकों की दूरी देखी और ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव देखा। तो ऐसा लग रहा है वापस स्लो एंड स्टडी मोमेंटम बिल्ड करेगा। फास्ट बॉलर की तरह से थोड़ा सा 1-2 स्टेप पीछे लेके वापस मूवमेंट आने की यहाँ पे गुंजाइश है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करूँ तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हम बरकरार रखेंगे। 18,636 के सपोर्ट से 18,888, 19,000 तक के टारगेट होने चाहिए। आपने यहाँ पे ओबराय रियल्टी की बात की, तो ओबराय रियल्टी और रियल एस्टेट काउंटर एक पॉजिटिव बायस में है। जरूर पिछले 2-3 दिन से हल्का सा एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, बट ओवरऑल वीकली मंथली चार्ट स्केल पे ट्रेड सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो हमारा मानना है कि जिस हिसाब से हायर बेस बन रहा है, मोमेंटम ऊपर की साइड में यहाँ पे बनना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 985 का सपोर्ट है, ऊपर में आपको लगभग 1043 से 1050 तक के लेवल ओबराय रियल्टी में बनने चाहिए। अब स्टॉक वाइज बात करें तो पहला ट्रेड हमारी तरफ से एचडीएफसी लाइफ रहेगा। आप देखोगे पिछले 3-4 दिनों से इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज पे काफी पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है, और स्पेशली एचडीएफसी लाइफ में आप देखोगे तो लगभग 70 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने जो मल्टीपल बैरियर था 600 के ऊपर डिसाइसिवली 2 दिनों से होल्ड किया हुआ है, और हायर बेस यहाँ पे बन रहा है। इवन लोअर टाइम फ्रेम में एक पोल एंड फ्लेक के पैटर्न भी बन रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। 612 का सपोर्ट, 650, 655 के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड एमएनएम फाइनेंस पर रहेगा। फाइनेंशियल कंपनीज अच्छे लग रहे हैं, चाहे एमएनएम फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस में लगभग 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों सर्ज हो रहे हैं, पॉजिटिव बायस इंडिकेट कर रहे हैं। तो 308 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे एमएनएम फाइनेंस में। ऊपर में लगभग 333 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। राइट, ठीक है। चंदन, मॉर्निंग आपने दोनों ट्रेंडिंग स्टॉक्स उठाए हैं। एमएनएम फाइनेंस यहाँ पर भी अच्छे मूव है, और आपने जो पहला काउंटर लिया एचडीएफसी लाइफ, वहाँ पर भी अच्छी मूव है। लेकिन जहाँ हमने देखा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सारे काउंटर, और साथ ही हॉस्पिटल काउंटर्स, मेट्रोपोलिस जैसे हॉस्पिटल्स में भी अच्छी मूव थी, क्या वहाँ पर भी आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे? प्रू पे भी पॉजिटिव व्यू है, और काफी दिनों बाद हमें ये काउंटर अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली मेट्रोपोलिस और लालपेथ लेब, इन सब की बात कर रहे हो आप। तो आपने मेट्रोपोलिस की बात की, मैं लालपेथ लेब का जिक्र करना चाहूंगा। काउंटर में यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक मेजर रिवर्सल देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन सब में थोड़ा सा रिकवरी बनना चाहिए। मेट्रोपोलिस लालपेथ लेब की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 20-22 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का जो 2080-2100 का हार्डल था वो डिसाइसिवली निकला है। तो मेरे हिसाब से 2080 के सपोर्ट से 2200-2250 तक के स्विंग यहाँ पे लालपेथ लेब में मिलने चाहिए। अब मेट्रोपोलिस की बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बायस है। हालांकि कल ऊपर के लेवल को नहीं होल्ड कर पाया, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बरकरार रखेंगे क्योंकि ब्रेकआउट बना है। बट यस, लालपेथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, वहां पे मोमेंटम है और अपमूव और बरकरार रहना चाहिए। ओके, ठीक है। अब सिर्फ 50 सेकंड रह गए मार्केट ओपन होने में, तो आज फटाफट से देख लेते हैं कि बाजार किस तरह से ओपन हो रहा है। पहले निफ्टी के फ्रीज लेवल आपको दिखाते हैं। बिल्कुल फ्लैट 750 के ऊपर फिर से ओपन होने की तैयारी हो रही है। एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है, शायद थोड़ा डिप लेगा, तो जिनको शुरुआत में शॉर्ट करना है उनके लिए काम आ सकता है। लेकिन हाँ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। दूसरी बात, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। बैंक निफ्टी भी एक बार जरा दिखा दीजिए। बैंक निफ्टी के भी क्रिटिकल लेवल्स होते हैं, और बैंक निफ्टी भी अगर 43,500 के ऊपर ही रहता है, जिसके ऊपर क्लोज ही हुआ है, तो खास कोई बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। आज हो सकता है इसको मेंटेन करने में निकल जाए। अडानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल्स कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आधे से पौने 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। विप्रो, जिसके अंदर अभी एक खबर आई है, और साथ ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट्स, ये कुछ एक और शेयर आपको ध्यान होगा। अदानी पोर्ट्स हमने आपको कल बताया था, और कल और आज दोनों दिन चला। मार्केट ने जो पहला टिक दिखाया वो हरे निशान का ही दिखाया, और दूसरा टिक लाल निशान का। अब 4 पॉइंट की गिरावट, अब 6, फिर अब 8, इस तरह से चलेगा। 900 से 400 शेयर एडवांस डिक्लाइन के सामने आमने सामने खड़े हुए हैं। अब 1000 शेयरों की संख्या आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और 500 एडवांस डिक्लाइन उतनी ठीक नहीं है। ये 1:2 है। इससे पहले क्या होता था, 1:3 या 1:4 पे चली जाती थी, और अब आप देख रहे हैं जो पहला टिक दिखाने के बाद ऑलमोस्ट 20 पॉइंट नीचे चला गया निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप चेक करेंगे तो 43,500 को अभी वो होल्ड कर रहा है। एक बार 500 वाला लेवल तोड़ेगा तो फिर 200 पॉइंट के लिए रास्ता और खोल देगा स्पॉट के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रीमियम ज़्यादा है, इसलिए फ्यूचर वाले अलग दृष्टि से देखें, स्पॉट वाले अलग लेवल से आप पे देखें। HDFC AMC, जिसके अंदर हाथ बदला हुआ है, आज वो अच्छा खुला है, करीब 1.5 से पौने 2% की मजबूती आपको दिख रही होगी। जी एंटरटेनमेंट, जिसकी हेयरिंग 26 तारीख तक टल गई है, वो भी आज हरे निशान में आपको खुलता हुआ दिख रहा है। कुछ और खबरों वाले शेयर एक बार टिमकेन भी अपनी स्क्रीन पे लेके आइएगा, जहाँ पे आप जो इनके प्रमोटर्स हैं
उन्होंने कुछ खबर है बेचने की। ये सन फार्मा आप नीचे टिकर पे देख पा रहे हैं, जहां पे एक दवा के अप्रूवल है। ये टिमकेन करीब 9% है। IIFL सिक्योरिटीज भी लेके आई है 20% के सर्किट पे, तो फ्रीज हुआ लेवल था, देखते हैं अभी कितना वो चल रहा है। वो सारे के सारे शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये सन फार्मा दवा वाली कंपनी है। अब आ जाते हैं जो वीक काउंटर्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, मारुति कल हमने STBT के तौर पर कल आपको बताया था, वहाँ पे आधा % नीचे है अभी। हीरो मोटोकॉर्प आज नीचे है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और फिनसर्व जो दोनों की अच्छी क्लोजिंग हुई थी, आज ओपनिंग में करीब आधा % नीचे हैं। बड़े शेयरों में HDFC और ICICI बैंक भी आज नीचे, और साथ ही इंडसइंड भी इनका साथ दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के 3 बड़े कंटेंडर हैं। वैसे अगर आज आप देखें तो ओपनिंग उतनी भी खराब नहीं हुई है। निफ्टी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 पॉइंट नीचे ड्रैग ना ले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और ओपनिंग तो उतनी भी खराब नहीं हुई है। तो करीब अभी 19-20 पॉइंट का नुकसान है। 10-15 मिनट और देख लेते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा कैसे बनता है, ऑप्शंस की चेन कैसे बनती है। वो 15 मिनट के बाद बनती है, और उसके बाद आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी लग जाएगी। जल्दी से नेक्स्ट 50 चेक कर लेते हैं, फिर आपको हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। नेक्स्ट 50 में HDFC AMC, इंटरग्लोब एविएशन जिस पे खबर आई है 500 क्राफ्ट की, वो करीब 1.5% ऊपर। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक पीडियालाइट इंडस्ट्रीज है, क्रूड के यही टिके रहने पर ये शेयर चलता है, करीब आधा % ऊपर है। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, फिर प्रियंका आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में जानकारी दे देंगी। हीट मैप में आप देखेंगे अडानी ग्रुप के शेयर्स आपको थोड़ा ऊपर दिखेंगे आज, और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, एशियन पेंट्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज आपको दिख रहे हैं। स्क्रीन भी आपको आज बटी से दिख रही होगी, करीब 50-60% आपको हरे निशान में और 40% आपको वीक काउंटर्स दिख रहे होंगे। बजाज के ज़्यादातर काउंटर्स आज थोड़ा नीचे हैं, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो एक जरा छोटे मझोले शेयर्स के बारे में और बता दीजिए। बिल्कुल भी, लेकिन बैंक्स में श्योर आपने नोटिस किया होगा कि फिर से वो ट्रेंड आज दूसरे दिन अभी शुरुआती तो दिख रहा है। प्राइवेट बैंक्स चल रहे हैं, PSU बैंक्स चल रहा है, प्राइवेट बैंक्स कल भी ड्रैगर थे, आज ओपनिंग में भी उसी तरह का एक व्यू दिख रहा है। मिड कैप स्पेस में भी आप देखें तो आपको हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक में डॉक्टर लाल पाथलाब जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स के नेम्स में आपको IDFC फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर दिख रहे हैं। निपॉन लाइफ आपको MC काउंटर्स में आज एक मूव दिख रही है। वरुण बेवरेजेस, डिक्सन, ये जो अच्छे चलते हैं स्टॉक्स, उनमें फिर से आपको एक मूव दिखने लग गई है। और टायर स्टॉक्स में अपोलो, बालकृष्णा, पाइप में एस्ट्रल जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। और बाटा इंडिया की हम बात सुबह भी कर रहे थे, वहाँ पर भी मूव है। तो सेक्टर वाइज भी अगर आप देखें तो बैंक्स, हालांकि बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, लेकिन देखना होगा कि PSU बैंक्स वापस आते हैं और उससे क्या मदद कुछ मिल पाती है। लेकिन अभी उसके अलावा कहाँ पर ड्रैग्स हैं, ड्रैग क्योंकि मैक्स हेल्थ के जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव आई थी, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया नीचे है, कोफोर्ज पर कई सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, नोमुरा कोई पॉजिटिव व्यू समझ आ रहा था, तो इसलिए शायद एक थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। और आप अगर ऑटो स्पेस में देख लें, स्कॉट्स कुबोटा जैसे स्टॉक्स, TVS मोटर जैसे स्टॉक, वो भी आज थोड़े ड्रैग दिख रहे हैं। देखना होगा बैंक्स में से क्या PSU बैंक्स ऊपर लेकर आते हैं क्या इंडेक्स को। इनफैक्ट अगर आप देखें US मार्केट से हमारे पास सेंटिमेंट्स आज नहीं थे। एशियन मार्केट्स की मिलीजुली शुरुआत थी, बावजूद इसके और साथ ही कल की हमारी कमजोरी, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी अगर बाजार में करीब 40 अंकों की ही कमजोरी के साथ निफ्टी की शुरुआत हुई है, तो इस कमजोरी को ज़्यादा गहराई या कह सकते हैं कि ज़्यादा गिरावट नहीं माना जाएगा। 18,700 बिल्कुल हम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखें सेंटिमेंट्स हो सकता है अगले आधे घंटे में डेवलप होते हुए भी नजर आए। ऑन दी फेस ऑफ इट लाइफ इंश्योरेंस प्लेज अच्छी खासी मोमेंटम के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, SBI लाइफ, HDFC लाइफ। इसके अलावा सिलेक्टेड IT और साथ ही कंजम्पशन थीम्स है जहां पर एक्शन आई। हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं बाजार की ओपनिंग उनके हिसाब से कैसी है। चंदन, कैसे खुल रहे हैं बाजार आपके हिसाब से, और कौन से स्टॉक्स बाजार के शुरुआत के साथ साथ आपके रेडार पर आ रहे हैं? जी देखिए, निफ्टी हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला और कंसर्न निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी पे है, क्योंकि वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा वीकनेस है। निफ्टी की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल हम जो वॉच कर रहे हैं वो 18,636 के आसपास रहेगा। दो चीजें यहाँ पे, एक तो जो राइजिंग चैनल और राइजिंग वेज जैसा पैटर्न था उसका आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो एक चीज वो कंसर्न रहेगा निफ्टी में। बट उससे ज्यादा कंसर्न आपका बैंक निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी में इसलिए कंसर्न रहेगा क्योंकि 13 वीक कंप्लीट हुए हैं और कल का जो लो था 43,500 उसके आसपास ये काम काज कर रहा है। 43,500 के नीचे होल्ड करता है तो 333 तक के यहाँ पे डाउन साइड बन सकते हैं। तो इंडेक्स में तो थोड़ा सा कॉशियसली काम करे, हालांकि निफ्टी हम बाय ऑन डिप की रणनीति अपना रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सेटल होने पे कामकाज करने की सलाह रखेंगे। अब स्टॉक वाइज यदि आप फोकस करें तो मैं नॉन एफएनओ काउंटर की तरफ एक काउंटर पे फोकस करूंगा, ओलेक्ट्रा। काफी अच्छा मोमेंटम काउंटर में आ चुका है, बट ट्रेंड सेटअप काफी पॉजिटिव है।
जिस हिसाब से इसकी ओपनिंग हुई है और स्टॉक ने इसी वीक एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। अभी लगभग 985-90 के आसपास लिया जा सकता है, 965 के सपोर्ट रहेंगे ऊपर में अपसाइड के 1030 के टारगेट के लिए। बाकी दूसरा आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनीज में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ पे हमें खरीदारी की सलाह यहाँ पे दी है, उसमें कंटिन्यूसली हम पॉजिटिव बायस रखेंगे। हमारा मानना है कि 3-4% के स्विंग यहाँ पे बनने चाहिए। तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई, लेकिन संतोष आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही और सटीक साबित हो रही है। आज सुबह आपने जब हमें स्ट्रैटेजी पहली बताई थी, कंसर्न्स आपने डेवलप किए थे, इनफैक्ट आपके हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी भी थी। इस वक्त आप देखिए कमजोरी है, बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? क्या यहाँ से भी होल्ड पोजिशन, आधे घंटे के लिए मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। यस, निफ्टी की बात करें तो 18,700 इसका 10 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ पर एक सपोर्ट है, बट लग रहा है शायद उसके नीचे फिसल जाएगा। और उसके नीचे फिसलता है तो शायद प्रेशर और बढ़ते हुए दिखेगा। 18,600 जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास। मुझे सीमेंट काउंटर्स में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है, तो मेरी सलाह रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट्स या एसीसी अंबुजा इनमें शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट्स में अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाता है तो 8270 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे लग रहा है कि शायद ये 8100 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आप सीमेंट काउंटर्स पर एक बार नजर रखेंगे, लेकिन इस बीच इंडिगो के स्टॉक को देखिए, 1.5% की मूव है अभी शुरुआती। क्या ये तेजी और बढ़ सकती है? इंडिगो को बाय करेंगे कुछ आप? इनफैक्ट 1% की तेजी है। वेल देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। रीजन इसका ये है कि 2480 या 2500 के जो लेवल्स हैं ये किसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, बहुत पास में है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो 2500 क्रॉस करता है या 2480 भी एक बार के लिए मैं कहूंगा क्रॉस करता है, तब इसमें एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट के विपरीत आज इसमें देखिए तो 1% की तेजी है, विच इज अ गुड साइन। लेकिन जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जोन के करीब है, तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। 2480 2500 के जोन्स क्रॉस करें तब इसमें एक फ्रेश पोजीशन बिल्कुल हम इनिशिएट कर सकते हैं। अपने लेवल पे लेंगे, 2500 के ऊपर आप लेंगे, आप वॉच करना चाहते हैं इसे। चंदन, IEX का काउंटर जब वो पॉलिसी प्रेशर की न्यूज़ आई थी उसके बाद काफ़ी समय प्रेशर में रहा, लेकिन अब आज थोड़े से इसमें लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए? अभी क्लियर सिग्नल्स है? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल इसको अवॉइड करने का एक प्रयास करूंगा। हालांकि जो 7-8 दिन पहले सेल ऑफ आया था उसने एक मेजर लेवल से रिवर्सल देखा, बट कंसर्न ये है कि पहले तो ये गैप फिल करे, क्योंकि जो लगभग 8 जून के बाद जो सेल ऑफ हुआ था उसका लो 135 था और इमीडिएट हर्डल 135 है। तो जब तक 135 निकलता है थोड़ा डाइसी रहेगा। हालांकि डीप फोर सोल्ड है तो बाउंस आ सकते हैं, बट थोड़ा ट्रिकी काउंटर रहेगा। तो जिनके पास पोजीशन है वो एक इमीडिएट लेवल को ध्यान में रखें। मेरे हिसाब से 124 और 135 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम करेंगे यदि आपको इसमें ट्रेड लेना है। किरण, HDFC AMC को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? क्योंकि ब्लॉक डील की खबर थी, 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक खुला है। अबरडीन आज करीब 10% हिस्सा बेचने की खबर आई थी और मौजूदा दाम से 5% डिस्काउंट पर हिस्सा बिक्री के डेटा हमारे पास है। 7.5-8% तक की तेजी HDFC AMC। बात थी वो ब्लॉक ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह से डेली चार्ट हम देख रहे हैं, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमने काफी दिनों से पहले हमारे पोजिशनल रडार के ऊपर था। 1800 से इसमें लॉन्ग करके बैठे हैं। करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग की सलाह देंगे। अगर कोई डिप आता है तो कहीं ना कहीं 2000 का जो इसका ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से नहीं, परंतु कोई भी अगर डिप हमें मिलता है कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड 2000, तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि 1980 1990 के टॉप आउट हुए थे स्टॉक में, तो 2000 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए, 1970 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं आप 2100-2200 तक के टारगेट इसमें आने वाले समय में देख सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल नजरिया रखिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी 1970 के स्टॉप लॉस के साथ। मिड कैप्स कल भी चले थे और आज भी अगर देखें सपोर्ट मिड कैप से मिल रहे हैं। सेलेक्ट केमिकल प्लेज में अच्छा खासा एक्शन है। अच्छा, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक काउंटर्स लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसमें कल भी तेजी थी। एल्केम लेबोरेटरीज कल भी तेज था और आज भी करीब 1-1.25% तक के अपमूव्स के साथ ये स्टॉक्स खुल रहे हैं। क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए हम इन काउंटर्स में थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसा कि आप मेट्रोपोलिस की बात करें या फिर लालपेथ लैब की बात करें या फिर इवन एल्केम की बात करें, तो हमने यहाँ पे शुरुआती में लालपेथ लैब और एल्केम और मेट्रोपोलिस की बात की। अब मैं एल्केम की बात कर रहा हूँ तो स्टॉक में नीचे के लेवल पे सपोर्ट आ रहा है, यानी कि पूरा सेक्टर थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है। और आप देखोगे पिछले लगभग 6-7 दिनों में बार बार 3335 3350 के हायर बेस बना रहे हैं। इमीडिएट हर्डल इसका 3460 रहेगा, यानी 10-12 रुपए चलते यहाँ पे 2-2.5% का मूवमेंट बनेगा। तो आप 33
3370 के आसपास का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में 3600 के स्विंग को प्ले कर। ऑलराइट, बैंक्स में आप पोजीशनिंग वही देख रहे हैं, आपको जो दिख रहा है पीएसयू बैंक स्टॉक्स पर भी रेजिलियंस दिखा रहा है, कर्नाटका सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, धनलक्ष्मी बैंक, लेकिन आपको प्राइवेट नेम्स थोड़े से सबड्यूड दिख रहे हैं। इनफैक्ट क्या किसी पीएसयू बैंक पर एक बार के लिए बेट लेनी चाहिए, कर्नाटका बैंक या सेंट्रल बैंक, चंदन? जी देखिए, पहले तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है और इनफैक्ट ये कमजोर कड़ी है कंपैरेटिवली आप देखोगे तो। कल का लो था बैंक निफ्टी का 43,500 और वो वहीं पे है, और उसको तोड़ते ही आप समझो 150-200 पॉइंट के वो डाउन साइड बैंक निफ्टी में ओपन होंगे। अपने केटीके बैंक की बात की, इनफैक्ट पीएसयू थोड़े से यहाँ पे वीक थे, बट ये कुछ काउंटर जहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो केटीके बैंक मेरे हिसाब से खरीदारी की सलाह रखेंगे। इसका जो 155 के ऊपर इसने 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया था, इवन वीकली चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। मंथली चार्ट पे देखे तो पोल एंड फ्लैग है, पूरा मार्केट को भूल के इस चार्ट को देखे तो 15 से 25% की रैली बन रही है। खरीदारी की सलाह रहेंगे, 2-3 बार में ट्रांचेस में ले सकते हैं, 160 से 155 के बीच में ले। मेरा मानना है 150 का सपोर्ट लगाइए, इवन काउंटर 10-12%, 15% की रैली दिखा के 180 के टारगेट भी बना सकते हैं। इंट्राडे कोई ट्रेडर है तो 157 का सपोर्ट रखे, ऊपर में 165 के टारगेट के। और राइट, तो कर्नाटका बैंक पे आप रैली देख रहे हैं, ठीक है, ट्रेंचेस में खरीद सकते हैं, अगर एक बार एक शॉट में नहीं मिलता, एक पोजीशन भी बिल्कुल रख सकते हैं। और राइट, एक स्टॉक था टाइम टेक्नोप्लास्ट, कल शरद ने हमें हमारे क्लोजिंग सेगमेंट में इसमें एक खबर भी बताई थी और अब आज भी उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, 3% की तेजी टाइम टेक्नोप्लास्ट में। आई थिंक कुछ आप इस पर अपने व्यू देते हैं, राइट? टाइम टेक्नोप्लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या चार्ट चेक करके बताएंगे आप कि आप इसमें एंट्री पॉइंट क्या ढूंढेंगे? तो प्रियंका, स्टेलर मूव्स हैं इस स्टॉक में। अगर हम बात करें, नॉट टू फार बट जस्ट एक महीने पहले की बात है जब ये स्टॉक करीब 80 के लेवल पे लैंग्विश कर रहा था, जो वहां से ब्रेकआउट आया है 120, सो ऑलमोस्ट अबाउट 50% का रिटर्न है इन अबाउट मंथ्स टाइम। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अब थोड़ा सा पॉज बिल्कुल बनता है। फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दे सकते, ऑल पैरामीटर्स पे आप देखें तो ओवर हीटिंग के तरफ तो ऑलरेडी जा ही चुका है। तो फ्रेश एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं, करीब 100-105 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास अगर आपको मिले तो आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री कंसिडर करें, क्योंकि इतने अच्छे मूव के बाद जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। मोमेंटम है, वॉल्यूम्स थोड़े से आपको ट्रिकल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, व्हिच इज आल्सो कंफर्मिंग कि शायद यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आ सकता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो वही 105 के लेवल्स के आसपास अगर मिले तो फिर से आप इसमें एंट्री करें। वहां पे आपका जो स्टॉप लॉस है 95 का रहेगा और फिर 120 के टारगेट्स के लिए ये तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्स का वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें 115 का, जहां पे स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में सपोर्ट दिखाया था, और फिर राइड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री में कहूंगा थोड़ा सा वेट करें। फ्रेश एंट्री के लिए रुकना होगा, ये राय मिलती हुई आपको टाइम टेक्नोप्लास्ट पर। लेकिन हाउस होल्ड अप्लायंसेस पर एक बार फोकस करते हैं। पुल अप कीजिए वोल्टास और ब्लू स्टार के चार्ट्स। ब्लू स्टार में तो इनफैक्ट 4-4.5% की तेजी दिख रही है और साथ ही साथ वोल्टास में भी। संतोष, आपसे राय जानना चाहेंगे, ब्लू स्टार के चार्ट्स को देखें, करीब 4.25% की मूव्स यहाँ पर है। वोल्टास में भी एक सडन अपसर्ज देखने को मिला है, एक्सपेक्टेड है कि अच्छे नतीजे आएंगे, पिछले नंबर्स भी अच्छे थे और हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दोनों कंपनियां मेंटेन करती हैं। क्या राय होगी? यस, वैसे प्रिफर्ड बेट ब्लू स्टार ही रहेगा। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है और आज इसमें 1:1 का बोनस एडजस्टमेंट भी है। इस स्टॉक की बात करें तो एक अच्छे कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो लगता है कि फ्रेश एक्सपेंशन मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक शायद हमको 850 रुपये तक के टारगेट इजीली अचीव करते दिखा सकता है। नीचे अब 760 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। वोल्टास की बात करें तो वोल्टास काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है, हालांकि सपोर्ट लेवल है 780-770 के बीच में, वो लेवल के नीचे भी नहीं जा रहा है, लेकिन मोमेंटम कब आएगा इसमें 820 के ऊपर टिकता है तभी स्टॉक में कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ब्लू स्टार पर ही फोकस करना चाहिए। स्टार है प्रेफर्ड बेट, लेकिन एंजल वन कुछ आप इसके चार्ट्स देखें, हमने देखा ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी दिखाने के बाद फ्रिजल आउट होते हुए मूव्स नजर आ रहे हैं। पिछले 5 सेशंस में भी कुछ अच्छा खासा एक्शन नहीं है। एक महीने के चार्ट्स तो आप जानते हैं, करीब 30% की तेजी, इसे हम डिस्कस भी करते रहते हैं। इन स्तरों पर क्या एक बार एक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है? बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही हमने इसमें डिस्कशन किया था 1420 1450 के जो टारगेट्स हैं उसके लिए, एंड दैट सीम्स लाइक एंशिएंट हिस्ट्री नाउ, गिवन दैट स्टॉक का जो मोमेंटम है इसके चलते ये 1600 के लेवल्स पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनती है, क्योंकि अगर आप इसका नियर टर्म मीडियम टर्म हाई देखेंगे तो 1620 और 1600 के जो जोन्स हैं इसके आसपास का ही है। सो यहाँ पे अगर किसी ने अपना डिस्कशन सुन के लिया हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलें। अगर ये आपको
फिर से डिप में 1550 1525 के आसपास मिलता है, तब आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। ओवरहीटिंग है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक रेडी हो रहा है 1750 और 1800 के जो जोन्स हैं यहाँ तक के लिए। तो डिप्स में बाय करके चलें, किसी ने पहले लिया हो अपने डिस्कशन के बाद, तो बिल्कुल इट्स अ गुड टाइम टू बुक सम प्रॉफिट्स नाउ। ओके, ठीक है। आज थोड़ा सा तो एनबीएफसीज में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, 5 स्टार बिजनेस में भी आपको 1-1.5% की वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन सुब्रोस वहाँ तो 20% का सर्किट लगा हुआ है। और इनफैक्ट कुछ और ऑटो एंसिलरी के काउंटर्स हैं, ल्यूमेक्स जैसे लक्ष्मी प्रिसेशन जैसे काउंटर्स, वहाँ पर अच्छी मूव है। केमिकल स्पेस में भी बालाजी माइंस जैसे स्टॉक्स में मूव दिख रही है। स्टॉक्स तो खैर फर्टिलाइजर केमिकल्स में इसमें कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग दिखती हैं। क्या केमिकल या फर्टिलाइजर स्टॉक्स लेंगे आप? इसमें से कुछ समझ आएगा आपको संतोष? यस, केमिकल स्टॉक्स में से मेरी आज सुबह मॉर्निंग में एक पिक भी थी, सुमिटोमो केमिकल, उसमें भी आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसके साथ मैं बना रहना चाहूँगा। इसके अलावा मुझे दीपक नाइट्रेट में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक पे नज़र रखना चाहिए। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है, शायद 2260 से 2280 की रेंज तक ये स्टॉक मूव दिखा सकता है। नीचे जो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 2160 का रहेगा। ऑलराइट, टाटा पावर में भी आपको आज 1.25% की तेज़ी दिख रही है। इनफैक्ट टायर स्टॉक्स में आपको बालाकृष्णा थोड़ी देर पहले इसका हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, वहाँ पर भी मूव है। और बालाकृष्णा टायर स्पेस में 1.5% की मूव, ये थोड़ा लेट से चला भी है एज कम्पेयर टू द अदर पियर्स इन द टायर सेगमेंट। क्या यहाँ से स्ट्रेंथ दिखती है चंदन? बिल्कुल, आप टायर कंपनीज की बात करें तो अपोलो टायर होल्ड कर रहा है, और कुछ दिन पहले आप देखोगे एमआरएफ ने 1 लाख का फिगर टेस्ट किया था, उसके बाद में वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है। तो बालकृष्णा इंडस्ट्री कंपैरेटिवली बेटर है, फॉलोड बाय अपोलो टायर। आप देखोगे ओवरऑल ट्रेंड सेटअप है वो हायर बेस बना रहा है, इनफैक्ट राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। आप यहाँ पे 2320 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह दे सकते हैं। ऊपर में लगभग 2450 तक के टारगेट्स बनने चाहिए। अपोलो टायर भी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें कंडीशनल ट्रेड रहेगा 410 के ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। लाइफ काउंटर्स आपको एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, वहाँ पर आपको वो टॉप गेनर है। इनफैक्ट विप्रो का बायबैक है, उसी के चलते आप यहाँ पर भी एक मूव तो देख रहे हैं। और कुछ फार्मा काउंटर्स में सिप्ला काउंटर भी काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है पिछले कई दिनों से, अगर इसकी चाल को देखें तो कुछ। और अब तो खैर डिफेंसिव काउंटर्स डिफेंसिव की तरह ट्रीट भी नहीं होते, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है इन स्पेसिस में। सिप्ला आपके रडार पर होगा? जी हाँ प्रियंका, बिल्कुल। और देखिए फार्मा स्पेस से अगर हम ये जो डायग्नोस्टिक काउंटर्स हैं इनको हटा दें तो यही 2 काउंटर्स हैं, सन फार्मा और सिप्ला, जिसमें किसी तरीके का ट्रैक्शन देखने मिला था। सो सन फार्मा फिलहाल थोड़ा रेंज में है अब एक अच्छा मूव दिखाने के बाद। सिप्ला ने यहाँ पे जो इसकी गैप थी ये ऑलमोस्ट फिल होते हुए नजर आ रही है, विच इज 1020 तक के जो लेवल्स थे यहाँ तक की गैप थी, ये फिल होते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पे आप देखिए तो इसका बिल्कुल 1020 के पास ही 200 डे मूविंग एवरेज है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ये लेवल क्रॉस होता है तब यहाँ पे आपको एक अच्छा अप मूव जो है ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। वॉल्यूम एक्शन भी यहाँ पे डिसेंट है। सो मेरे हिसाब से 1020 का जो लेवल है ये क्रॉस होगा तब आप इसमें फ्रेश एंट्री इनिशिएट करें। 1070 का आपका जो लेवल है ये पहला टारगेट रहेगा, 1100 ये आपके लिए दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे लेके चले 1000 के करीब 990 के आसपास। सो ओवरऑल जो सेटअप है ये पॉजिटिव ही है। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आप देख सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस और कंजेशन जोन के पास है। बट जिस तरीके का हम ओवरऑल सेटअप देख रहे हैं हमें लग रहा है कि ये टेकआउट हो सकता है। सो 1020 के ऊपर आपके लिए बाय है पर मिलती हुई। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट्स को एक बार देखें, करीब 1.5% के मूव्स, 196 के लेवल्स, स्टॉक में मूवमेंट 194 से चली है और ये स्टॉक जो है अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ 1.25% तक की तेजी है। तेजी यहाँ से और बढ़ती दिखेगी। किरण, आपकी राय क्या होगी? सो बैंक ऑफ बड़ौदा हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस जिस तरह से किया था, कल भी हमने देखा था कि पीएसयू में आउट परफॉर्मर था। अभी जिस तरह के चार्ट पैटर्न है कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आगे हमने देखा था कि पिछले टाइम जब दिसंबर 2022 में पीएसयू बैंक में एक रैली आई थी तब भी हमने देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा 195 के आसपास के एक टॉप आउट बन करके स्टॉक में एक करेक्शन आया था। आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो ये डेफिनेटली ये रैली कंटिन्यू रह सकती है अगर यहाँ से मार्केट, जैसे हम तो बुलिश है और हम कॉन्ट्रा बेट भी दिया था सुबह डिस्कशन में कि बैंक निफ्टी 43,400-500 के बीच में आज बॉटम बन सकता है। सो मार्केट वहां पे सस्टेन है। लग रहा है कि अगर मार्केट में यहाँ से थोड़ा भी रिवर्सल आता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी द आउट परफॉर्मर। तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। अगर इंटरडे बेसिस के ऊपर कोई देख रहा है तो 193 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा, और अगर पोजिशनल बेट पे कोई देख रहा है तो 188 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप 2-3 दिन में 210 तक की रैली बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। और ग्लेनमार्क फार्मा और मेड प्लस दोनों के चार्ट से एक बार देखते हैं। संतोष, आपकी राय क्या होगी? क्या स्मॉल कैप कैटेगरी में मेड प्लस, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स, मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मजबूती के साइंस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन गिरावट एक डिप अगर मिल जाए तो क्या एंट्री पॉइंट्स हैं? यस, लालपात, मेट्रोपोलिस, इनमें सभी में स्ट्रेंथ और इनमें एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल पर भी खरीदारी की जा सकती है। अगर मेट्रोपोलिस की बात करें तो स्टॉक 1400 के ऊपर टिकता है, तो यहाँ पर और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। फिर स्टॉक शायद 1460, 1480 के लेवल भी दिखा सकता है। एक फार्मा स्पेस में न्यू लिस्टिंग है मैनकाइंड फार्मा, उस पर भी नजर रखना चाहिए। स्टॉक धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है, कल भी अच्छा मोमेंटम देखा, तो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से 1800 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इतना बुरा भी आज का मार्केट कम से कम नहीं आपको देखने को मिलेगा। आज ठीक है, आपको 66 अंकों का इस समय नुकसान है, लेकिन निफ्टी ने अभी भी 18,600 650 की रेंज को बरकरार रखा है। दूसरा, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होइएगा तो आपको ऐसे दिख जाएंगे मार्केट के अंदर शेयर्स दिखेगा। पहले बाटा इंडिया, खैर एक लेवल तो हमारा और सिद्ध हो गया यहाँ पे आज कि आपको ओपनिंग में जिसको शॉर्ट करना था कर सकते, तो उनके 63 पॉइंट इंट्राडे के मिल चुके होंगे। एक है बाटा इंडिया, सुबह हमने आपको फ्यूचर्स में शेयर बताया था, अभी करीब 5 रुपये ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ दिस की 65 पॉइंट इस समय नीचे निफ्टी है। चंदन सर, एक बार आप इसको जरा चेक करेंगे। बाटा इंडिया को थोड़ा पोजिशनली रखना चाहता हूँ, इसमें मेरे को 30-40 रुपये का गेन नहीं है, मेरे को लग रहा है कि 100-125 रुपये मिल जाएंगे इसके अंदर। रख सकता हूँ क्या सर बाटा को? बिल्कुल बाटा को रख सकते हैं। और पहले तो मैं एचडीएफसी लाइफ आज हमारा टॉपिक था, उसको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ। अब आप बाटा की बात करते हो तो बाटा मेरे हिसाब से थोड़ा पोजिशनल रखना चाहिए। और बाटा मैं यहाँ पे सीजनलिटी एनालिसिस करता हूँ। बाटा एक ऐसा स्टॉक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जुलाई के महीने में चलता है। लगभग पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो 8 से 9 बार ऐसा हुआ है। तो रीजन कोई भी हो, कुछ भी हो, बट टेक्निकल सेटअप भी यही इंडिकेट कर रहा है। हालांकि लास्ट टाइम थोड़ा सा नर्वस हुआ था, बाटा एक स्ट्रॉन्ग काउंटर था, बट लास्ट टाइम नहीं परफॉर्म कर पाया, उसकी वजह से सेल ऑफ देखने को मिला। बट जिस हिसाब से इसकी सीजनलिटी वर्क करती है, मेरे हिसाब से अगले महीने के लिए बाटा को 10-12% के स्विंग के लिए यहाँ से देख सकते हैं। अब इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो मेरा मानना है कि लगभग 1595 का सपोर्ट है, ऊपर में 1680 से लेकर 1720 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च बताइए आपने कि जुलाई के महीने में चलता हुआ चल रहा है, जून तो अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेके रख लेना चाहिए फिर तो। और आप कह रहे हैं कि 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है कि बाटा चला भी है। ठीक है, नोटिस ज़रूर करके रखेंगे। चंदन सर, एक और शेयर देख लीजिए, फिर आप फ्री भी हो सकते हैं। वो है लेमन ट्री, ये 100 की तरफ बढ़ रहा है, ये 100 की तरफ बढ़ रहा है। खुशी की बात तो है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस वाला एरिया भी है। एक बजाय एक कैश का शेयर है, चेक करेंगे लेमन ट्री। सबसे अब की बार ये मैं बोल रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन हुआ है, वो इनफैक्ट स्टॉक के लिए अच्छा हुआ है। पिछले 2 दिनों से हमारा टॉपिक में लेमन ट्री हमें अच्छा लग रहा है। आप देखोगे 90-91 का हायर बेस बनाया है, की मूविंग एवरेजेस को एग्जैक्टली रेस्पेक्ट कर रहा है। आज से लगभग 14 दिन पहले इसने 99.90 का हाई मारा, वो निकलने के बाद ये 110-15 के लिए तैयार हो रहा है। इवन आप वीकली चार्ट सेटअप पे देखेंगे तो आपको एक राउंडिंग कप एंड एंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्टॉक का आई थिंक लाइफ टाइम हाई 103 है, और ये जो रिसेंट कनेक्शन और कंसोलिडेशन था वो इंपॉर्टेंट था नई रैली तैयार करने के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम बन जाना चाहिए। कोई भी करंट लेवल पे या हल्के से डिप पे ले, 92 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा पोजिशनल, ऊपर में 103 और 111 तक के टारगेट आपको लेमन ट्री में बनने चाहिए। इन होटल्स, ये सारे के सारे होटल स्टॉक्स हैं जिस पर नजर भी होनी चाहिए। 111 के बाद 115 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड हैं। लेमन ट्री होटल्स के लिए भी 2-2.25% की तेजी यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छी मजबूती के साइंस यहाँ पर नजर आते हुए। चंदन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रैटेजी, साथ ही स्टॉक रिकमेंडेशंस शेयर करने के लिए। एक और स्टॉक है सुब्रोस, जिसका जिक्र हमने आज सुबह किया था। त्रिमूर्ति सेगमेंट में स्टॉक था। सुब्रोस के चार्ट्स देखिए, 20% के अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बाजार खुलने से पहले इस स्टॉक का जिक्र हमने किया था, आपको बताया था कि सरकार की तरफ से ट्रक के लिए एसी ज़रूरी करने के निर्देश जल्द ही जारी हो सकते हैं और कंपनी जो है इसी सेगमेंट में है। वैसे अब तो अपर सर्किट लगा चुका है, लेकिन सुब्रोस पर कुछ आपकी राय क्या होगी? अदरवाइज
तो एक ब्रेकआउट इसमें बिल्कुल पेंडिंग था। हम देखें तो कुछ समय से इसमें अपवर्ड ट्रैक्शन बिल्कुल चल रहा था। फ्राइडे का मूव भी रादर जो मंडे का मूव था ये भी एक एनकरेजिंग मूव ही था। बट ओवरऑल सेटअप अब जिस तरह से हम इसमें सर्किट लगते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ही इसे आप राइड करें। ऑफ कोर्स आज तो आप नया ले ही नहीं पाएंगे, बट द पॉइंट इज कि अब यहाँ पे ओवर हीटिंग के पास बिल्कुल जा चुका है, ओवर बाइंग टेरिटरी में चला गया है। तो अगर फ्रेश एंट्री चाहें तो जब भी सर्किट खुले थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। सो ये करीब 400 410 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास अगर आपको फिर से मिले तब आप इसमें एंट्री करें। सर्किट है, व्हाई नॉट राइड इट। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बेचने की जल्दबाजी ना करें। इसको आप वही 410 415 के जो लेवल्स हैं इनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल राइड कर सकते हैं। अप्रोच, क्योंकि 44% के रिटर्न्स ये स्टॉक में दिख चुके हैं। ओवरबॉट है, काफी महंगा, कह सकते हैं कि काफी हद तक चल चुका है ये स्टॉक। इसी के चलते पोजीशंस है उसे इंटैक्ट रखें, अदरवाइज वॉच लिस्ट में रखें। स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटल्स लगातार अच्छे आते हुए दिखते हैं। 2 हफ्ते पहले स्टॉक के कंपनी के नतीजे थे और नतीजे भी ठीक ठाक रहे। लेकिन इसके अलावा मार्केट की चाल को अगर आज आप देखेंगे, इन्फोसिस, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, पावर ग्रिड और डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्पेसेस हैं जहां से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, और कमजोरी हाथ लगी है HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस और रिलायंस जैसे काउंटर से। रिलायंस और HDFC ट्विंस, रिलायंस में तो कल इतना बड़ा अप मूव नहीं कह सकते, लेकिन HDFC ट्विंस ने मेजर कंट्रीब्यूट किया था कल। आज ये दोनों स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। किरण, आपकी राय HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड पर क्या होगी? सो HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से वो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, और अगर HDFC लिमिटेड की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है उसके आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। दोनों स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल पैटर्न्स है HDFC बैंक की थोड़ी नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक में हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन HDFC लिमिटेड के अंदर डेफिनेटली कोई भी डिप आता है तो यहाँ पे हमें एक बार लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए, जैसे 2620 2610 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना है वो 2600 के लेवल का मेंटेन करके चलना है। जब तक 2600 का लेवल नहीं टूटता है तब तक डेफिनेटली हम इसमें लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में कहीं ना कहीं ये जैसे ही 2650 का लेवल क्रॉस करेगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 2700 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो HDFC लिमिटेड वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। HDFC बैंक में थोड़ा हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कुछ एक और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे शुरुआत में थोड़ा पोजीशनिंग ठीक है या फिर थोड़ी ख़राब है, वो दोनों ही कैटेगरी के शेयर्स मिल जाएंगे। पिरामिल एंटरप्राइजेस काफ़ी दिनों के बाद फिर से, इनफैक्ट मैं जून की सीरीज़ में इसको बार बार नोटिस कर रहा हूँ कि ये शेयर जितना गिर रहा है उससे जस्ट डबल ऊपर आ जाता है। यानी कि अगर 1 डे गिरेगा तो सेकंड 2 दिन के लिए कम से कम ऊपर रहेगा और पुराने लेवल्स नहीं दिखाता जल्दी जल्दी। एक बार खुश आपके रिकमेंडेशन पिरामिल एंटरप्राइजेस के लिए। मेरे को कोई जल्दी नहीं है शेयर को बहुत भर भर के लेने की, और कोई जल्दी नहीं है कि बहुत शेयर को भर भर के बेचने की। मैं इसमें मौका देखता हूं कि जब भी मेरे को डिप मिलेगा प्लस करूंगा और उसको फिर बेचूंगा। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए। पिछले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे पहले 3 महीने अलग हैं, दूसरे 3 महीने अलग हैं। तो जिम्पी देखिए, पहले तो इसमें ये हुआ है कि इतनी जो फॉल हमने कंसिस्टेंटली देखी है, उसके बाद तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्ड हो पाना थोड़ा मुश्किल है। दैट इज द रीसेंट मेमोरी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और क्लोजर आ जाएं, टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर दें, तो एक बहुत ही स्टेडी सी रिकवरी जो है ये अंडर वे है। अब देखिए, स्टॉक का ये नेचर नहीं है कि बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल हो और बहुत बड़े बड़े मूव्स दिखाए, लेकिन स्लो स्टेडी ग्रेजुअल रिकवरी है इसमें। 635 650 के जो जोन्स थे जहां से स्टॉक ने मार्च से रिकवरी शुरू की है, फिर वो लेवल्स कभी रिटेस्ट किए ही नहीं है। जो की रेजिस्टेंस जोन्स थे इनको भी धीरे धीरे क्रॉस करके ये ऊपर आया है। तो अब अपने ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर तो बिल्कुल ट्रेड कर ही रहा है। 815 के पास जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज है उसके बेहद करीब आ गया है। मुझे लग रहा है कि जो आपने क्वेरी रखी है वो बिल्कुल सही है। अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर हो जो एक स्टॉक में रिवाइवल और रिकवरी के लिए प्ले करना चाहे, तो ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट अब बन चुका है। वीकली बेसिस पे भी आप देखें तो एक अच्छी रिकवरी अंडर वे है। सो अगर आप पोजिशनल बेसिस पे लेना चाहें तो बिल्कुल 880 एंड 950 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस इन दैट केस आप लेके चले करीब 750 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। स्लो स्टेडी ग्रेजुअल रिकवरी है। हो सकता है कि ये स्टॉक का जो वर्स्ट है कुड बी बिहाइंड इट एटलीस्ट इन द नियर टर्म। ओके, ठीक है। कुछ एक और स्टॉक्स भी एक बार जरा चेक कर लेते हैं जहाँ पे शुरुआती आपको थोड़ा सा नंबर्स ठीक या फिर ख़राब दिखेंगे। एक IEX का शेयर पता कर लेते हैं। IEX, संतोष, ये आपसे ज़रा मेरे को पता करना है, ये शेयर
कि आपको पता है गिरावट आई थी किसी वजह से, लेकिन अब इसने एक बेस सा बना दिया। ये बेस है 125 से 127 का। लग रहा है कि सारी खबर इसके अंदर डिस्काउंट हो गई है और ये अब 125 127 का कोई स्टॉप लॉस लगा के ये शेयर को प्लस कर सकते हैं क्या? यस, स्टॉक में एक पैनिक के बाद रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि 136 इसका जो गैप एरिया है, जिस दिन इस लेवल से गिरा था, और 140 इसको करीबन 20 डे मूविंग गिर जाएगा। तो 136 से 140 इसको ट्रेडिंग बेट करंट लेवल पे लेना चाहता है तो 127 के स्टॉप से डेफिनेटली ले सकता है टारगेट ऑफ 136 से 140। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी कंफर्मेशन आएगा कि स्टॉक में एक्चुअल रिवर्सल आया, अदरवाइज ऊपर के लेवल से शायद फिर से प्रेशर देखने को मिले। कुछ ओके, ऑल राइट। लेकिन एक अब खास सेगमेंट के चलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पीएम अमेरिका के एक खास दौरे पर हैं, 3 दिन के दौरे पे हैं, और इस दौरे में कई सारे एजेंडा हैं, और एजेंडा में एक बड़ी चीज़ है, वो है डिफेंस से रिलेटेड खास फोकस भी हो सकता है। डिफेंस स्टॉक्स पर क्या नज़रिया है, कौन से स्टॉक्स यहाँ से भी एक अच्छी चाल चल सकते हैं, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रभुदास लीलाधर के अमित अनवानी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अमित, मॉर्निंग, क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे, एक बड़ी डील्स की बात की जा रही है, लगभग $3 बिलियन के अग्रीमेंट परचेज की बात हो रही है, और ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स हैं, ये आज के नहीं है, लेकिन कितना हद तक, क्योंकि डिफेंस काउंटर्स आज के नहीं चल रहे, डिफेंस काउंटर्स काफ़ी समय से चल ही रहे हैं, और इनफैक्ट ये ऑर्डर डिलीवरीज और ये एग्जीक्यूशंस भी अभी लॉन्ग टर्म है ये, लेकिन कितनी हद तक स्टॉक प्राइसेस ने ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए डिस्काउंटिंग कर लिया, कितना तक भाव में है? देखिए, जस्ट टू मतलब एक कंटेक्स्ट अगर मैं बताऊं, हम देख रहे हैं काफी टाइम से ये गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है ऑन 2-3 एजेंडाज जो हम बात कर रहे हैं। एक तो लोकलाइजेशन है, सेकेंड टारगेट किया जा रहा है कि जितना हो सके इंडिजिनियस कंपोनेंट हो इन ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं। तो हमने देखा जो एक बात चल रही है कि GF414 इंजिन को को प्रोड्यूस करने की बात चल रही है, जिसपे डील हो सकती है, एंड ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। जो तेजस हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, जो ऑलरेडी 83 ऑर्डर्स 2021 में आया था HAL को, और आगे चल के हम बात कर रहे हैं इसी का एडवांस वर्जन Mark 2 जिसमें ये इंजिन जाएंगे। सो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन काफी पॉजिटिव है डिफेंस कंपनीज के लिए, और डेफिनेटली एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो HAL एक काफी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, बिकॉज आपकी जो फॉरेन सप्लाई चेन है आफ्टर क्रो प्रोड्यूसिंग इन इंडिया डेफिनेटली काफी रोबस्ट होने वाला है। सेकेंड जो बात चल रहा है, जैसे आपने कहा $3 बिलियन की डील की बात चल रही है, जो प्रेडेटर ड्रोन की हम बात कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली शायद वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगा, बट मुझे ये लगता है कि जैसे एक और एंगल इसमें ये है कि हम ओवरऑल डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हमारा अभी तक जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो लार्जली रशिया है, एंड वी वांट टू डाइवर्सिफाई टू अदर कंट्रीज एज वेल। तो उस हिसाब से भी इसका काफी मायने है। विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस हम देख रहे हैं, जब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मिले थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, तब से आई थिंक एक अच्छी रैली आना शुरू हो गई है डिफेंस स्टॉक्स में। और डिफेंस, जैसे मैं कह रहा हूँ, इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, बिकॉज काफी फोकस है इस गवर्नमेंट का डिफेंस पे, और पूरी वेंडर सप्लाई चेन एंड लोकलाइजेशन पे काफी फोकस है। उस डील में बात हुआ था 15 दिन पहले कि मारी टाइम पे भी कुछ हो सकता है, जिसके लिए हमने देखा कि काफी सारे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी काफी रैली आई थी। सो वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली अभी काफी सारे स्टॉक्स मूव अप कर चुके हैं। मे बी जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स है वो 12-13 से 15-16 हुए हैं। HAL आई थिंक अराउंड 20-22 18x के आसपास होगा, 1 ईयर फॉरवर्ड काइंड ऑफ। तो मुझे लगता है कि और स्टीम बाकी है अगर इस तरह की डील्स होती हैं, और हम इसको अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो ये काफी रोबस्ट सप्लाई चेन डेवलप हो जाएगा लोकली, और आगे चलकर अगर हमें एक्सपोर्ट करना है डिफेंस में तो ये काफी बेनिफिशियल है। या अमित, क्योंकि अब डिफेंस में भी अपने आप में एक कंपनी पूरा यूनिवर्स लेके बैठी है। जैसे HAL के अंदर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर आप HAL का बिजनेस पारस डिफेंस से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा अलग दिखेगा। वो अपने आप में एक नीश कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। तो मेरे को जरा आपसे ये पता करना है कि कहाँ पर वैल्यूएशन वाला, फिटमेंट वाला एंगल अभी भी आपको ठीक दिख रहा है,
और ये यूएस में हम बहुत सारी चीज़ों की डील नहीं करेंगे, थोड़ी स्पेसिफिक डील करेंगे। जैसे भी आप इंजन की बता रहे थे, मेरे पास खबर है कि कुछ ड्रोन की डील भी होगी। तो आप मेरे को जरा बता सकते हैं उसके रियल बेनिफिशियरी स्टॉक कौन से हो सकते हैं इंडिया में? राइट तो देखिए, पहले तो आपने आई थिंक पारस की बात की। देखिए क्या है, पारस भी ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ एज ए सप्लायर ऑफ सम कंपोनेंट्स। तो जितने एलआरयूज होते हैं एक प्लेटफॉर्म बनाने में, फॉर एग्जांपल तेजस में कम से कम मोर देन 350 मेन एलआरयूज एंड लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स जो की कंपोनेंट्स होते हैं। सो बहुत सारा एक जैसे मैं बता रहा था कि एक सप्लाई चेन डेवलप हो रहा है, जिसमें ये जो मेन प्लेटफॉर्म कंपनीज है लाइक HAL, दे विल बी प्रोक्योरिंग फ्रॉम द वेंडर्स लाइक पारस। डेटा पैटर्न हमने देखा है काफी इवॉल्व हुआ है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। पारस का कुछ एक स्पेशलिटी है ऑप्टिक साइड में, डेटा पैटर्न्स इज डूइंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एंड फ्यू अदर कंपोनेंट्स। तो इस तरह एक रिलायबल प्रोडक्शन के लिए वेंडर सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इस डील में ये भी बात कर रहे हैं कि जो इंजन हम बात कर रहे हैं 414, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट वर्चुअल 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे होगा। हम टेक्नोलॉजी वाइज काफी पीछे हैं, तो डेफिनेटली हमको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लगेगा फ्रॉम वन अदर कंट्री। बट एट द सेम टाइम अगर हमारा फोकस ये है कि हम वेंडर सप्लाई चेन बनाए, लोकली प्रोड्यूस करें, जितना कंपोनेंट्स हो सके, डेफिनेटली वो इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियरी है। और आपका जो आई थिंक वैल्यूएशन पे सवाल था, देखिए वैल्यूएशन हमेशा प्लेटफॉर्म कंपनीज बिकॉज काफी सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट होती है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू रिसीवेबल्स, और काफी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होती है। तो एक वैल्यूएशन गैप देखेगा हमें जो कंपोनेंट प्रोड्यूसर है और जो प्लेटफॉर्म मेकर है, फॉर श्योर। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कंपनीज लाइक डेटा पैटर्न है, कुछ दूसरी कंपनियां काफी महंगे वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। आई थिंक आपका अगला क्वेश्चन था HAL पे। जी जी, HAL पे था सर। हाँ, तो देखिए HAL के लिए मुझे ये लगता है जो गवर्नमेंट इवन एरोस्पेस शो में भी हमारे मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि 100% इंजीनियर्स बनाया जाए तेजस एयरक्राफ्ट को। जो हमारा अभी मैक 1 चल रहा है, आई थिंक इसमें 60% लोकल कंपोनेंट होंगे। और अगर इंजन प्रोड्यूस होता है, आई थिंक हम लोग सिग्निफिकेंटली मूव अप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोकल कंपोनेंट, लोकल प्रोडक्शन इन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो डेफिनेटली HAL के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि एक सप्लाई चेन रिलायबिलिटी काफी स्ट्रांग होती है। सेकंड, एटलीस्ट 5 to 6 कंट्रीज से एक इंटरेस्ट मिला है तेजस के लिए। और अगर हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है इंडिया से टूवर्ड्स अदर कंट्रीज, तो डेफिनेटली एक रोबस्ट सप्लाई चेन और रिलायबल डिलीवरी की जरूरत है, और जिसमें एक काफी सक्सेसफुली काम आ सकता है अगर हम इंजन भी लोकली प्रोड्यूस करें तो। सो डेफिनेटली इंटरेस्ट आया था, मलेशिया से बात चल रहा है, फिलीपींस एंड फ्यू अदर कंट्रीज जहां से इंटरेस्ट आया है तेजस के लिए। राइट। और हम आगे चल के राइट अमित, वेरी क्विकली हमारे व्यूअर्स ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि अब इस स्पेस में कहाँ अब भी स्ट्रीम बाकी है, आपकी टॉप रिकमेंडेशंस क्या होंगी? वेरी क्विकली प्लीज। राइट, सो देखिए BL हमारे कवरेज में डेफिनेटली बीइंग अ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरऑल बेनिफिशियरी होगा। Second, with this particular deal, definitely HAL is at the cusp of multi-year growth. If there are more orders, अगर और अच्छे orders आएंगे तो HAL को काफी benefit होगा, because जैसे मैंने बताया सप्लाई चेन काफी रिलायबल और स्ट्रांग हो जाएगी। थर्ड, मुझे लगता है शिप बिल्डिंग में मूवमेंट रह सकता है, बिकॉज शिप बिल्डिंग में आगे चल के काफी सारे ऑर्डर्स आने बाकी है। और हम अगर बात करें तो जैसे इससे पहले भी हमने स्कॉर्पिन का डील किया था शिप बिल्डिंग साइड में विद फ्रेंच कंपनी। तो ऑब्वियसली अगर लोकली को प्रोड्यूस करेंगे लॉट ऑफ कंपोनेंट, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स और कुछ और की कंपोनेंट जो काफी महंगे भी होते हैं, अगर हम इनको को प्रोड्यूस करें तो शिप बिल्डिंग साइड में आई थिंक MDL जहां पर इंपोर्ट कंपोनेंट कम हो जाएगा, लोकली प्रोड्यूस कर पाएंगे। GRSC कोचिन शिपयार्ड की बात करें, MRO की बात चल रही है, और काफी सारा रीफिट रेट्रोफिट पे भी काफी फोकस हो रहा है। सो डेफिनेटली शिप बिल्डिंग स्पेस में मूवमेंट रहेगी। HAL मुझे पर्टिकुलरली लगता है, एंड BL जो हमारे कवरेज में हम लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है स्टॉक पे।
ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरा डिटेल एनालिसिस हमारे साथ करने के लिए। और आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और ये भी बता दिया कि कौन कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हैं और कहाँ पे किस तरह का कोरिलेशन है इस डील के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी हम तक रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ज़रा स्टॉक्स एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोजीशनिंग इस समय अच्छी बढ़ती दिख रही है। क्यों ना एक काम करें, एक डिफेंस वाला शेयर ही पता कर लेते हैं। कल हमको शरद ने खबर दी थी पारस डिफेंस के रिगार्डिंग, आज मैं देख रहा था वो शेयर ऊपर भी था करीब 10 रुपये के आसपास। एक काम करेंगे खुश, पारस डिफेंस को चेक करेंगे। बिल्कुल डिब्बी, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो बाकी सारी कैटेगरी, बाकी जो स्टॉक्स हैं उनके साथ इतना डिस्कस नहीं होता, बट यहाँ पे भी आप जो पूरा डिफेंस सेक्टर का बेनिफिट है ये होते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम बैक्ड अच्छा खासा अपमूव है और जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे 620 625 के उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। और ऊपर के जो लेवल्स हैं ये आते हुए दिख सकते हैं, तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 650 और 665 के जो जोन्स हैं इस टारगेट के लिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये रहेगा करीब 600 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, तो अभी भी यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। फ्रेश बाइंग अभी भी की जा सकती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एक और शेयर पता करते हैं। संतोष, आपका सुबह एक शेयर था सुमितो केमिकल्स, आप बता रहे थे जैपनीज मार्केट के साथ भी इसको कनेक्ट करके कि वहाँ पे अच्छा मूवमेंट चल रहा है, ये अभी भी प्लस कर लें क्या? सुमितोमो केमिकल्स एक बार जरा दिखाएंगे, 1% ऊपर। यस संतोष, प्लस करें। यस, ये मेरा इंट्राडे के अलावा पोजिशनल बेट भी है इस स्टॉक में। एटलीस्ट मुझे 450 455 तक के टारगेट नजर आते हैं, तो करंट लेवल पर भी इसको खरीदारी की जा सकती है क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज तक एक मोमेंटम दिखा सकता है, तो करंट लेवल पर भी प्लस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, 425 का है, तो और टारगेट 455 रुपये का है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है आपके। राइट, ठीक है, तो ये स्टॉक पर तो खैर सुबह भी संतोष ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। एक बार